आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ग्रुप लीडर के पेड्डन्ना वो आवे और अपनी बात को मंच पर रखें। समय को ध्यान रखें। एक ग्रुप लीडर को मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अपनी बात को रखना है। आप कटिहार से हैं, आपको कंट्रोल रूम में कोई साथी इंतजार कर रहे हैं। सभी साथियों का जय भीम, जय मूल्यवासी। अजय ठाकुर जी, आज का सब्जेक्ट है सोशल चेंज कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू डेमोक्रेटिक एंड इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। ये सब्जेक्ट बारे में हम कल डिस्कशन करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वो कैडर वो एक आदमी वो सजेशन करके ये पूरा वो सारांश लेके पॉइंट वाइज मैं बोल रहा है। So many organizations, everybody feel they are right. That is the problem to make clear, and what is right we have to explain in detailed way about democracy and democratic value. वो डेमोक्रेसी वो हम समाज में नहीं देख रहे, because the people are acting like independent. I am Superman. I am telling you are सुनने वाला है, हम मैं बोलने वाला है, आप सुनने वाला है। ऐसा आदमी दिमाग से ज़्यादा वो ऐसा ईगो प्रॉब्लम से वो डेमोक्रेटिक की वो सोसाइटी में नहीं चल रहा है। Through detailed deliberations and discussions only we have to take final decision. वो डिस्कशन करके एक डिसीजन लेना, दिस इज द नथिंग बट डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग। डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग मीन्स ये पूरा एक प्रॉब्लम का वो ये समस्या है तो वो उसका डिस्कशन करके वो एक सॉल्यूशन लिए तो वो डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग। आफ्टर टेकिंग डिसीजन एवरीबडी शुड फॉलो इज नथिंग बट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मीन्स वो डिस्कस करने के बाद हमारा फाइनल डिसीजन हम इम्प्लीमेंट करना। वो इम्प्लीमेंट करने का वो मतलब वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। वन शुड बी बिहेव डेमोक्रेटिक वे विथ हिमसेल्फ, विथ ओन फैमिली members, with friends and colleagues, then only real democratic way of functioning will develop. हम आदमी दूसरा आदमी की बोलता डेमोक्रेटिक वे में वो बिहेव करना बोल के हम खुद ही नहीं करे तो वो अच्छा नहीं है। हमारा फैमिली में, हमारा फ्रेंड्स में हमारा बिहेवियर डेमोक्रेटिक वे में रहना। प्रोपगेटिंग ऑफ मूल्यवासी कॉन्सेप्ट द ओनली सॉल्यूशन टू थ्रू आउट ब्राह्मणिज्म विच इज मेन ऑब्जेक्टिव फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का वो इम्प्लीमेंट करने के वो मूल्यवासी कॉन्सेप्ट हमारा सोसाइटी में, हमारा समाज में पूरा वो एक्सप्लेन करे तो वो हम एक है मूल्यवासी, ब्राह्मण दूसरा है बोल के हमारा कॉन्सेप्ट में वो इम्प्लीमेंट करे तो वो ब्राह्मण वाला कम पॉपुलेशन में है, हमारा आदमी ज़्यादा वो ब्राह्मण आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे। हम मूल्यवासी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करें तो ये ब्राह्मणवादी वो बाहर चल जाता, उनका आइडियोलॉजी हम निकाल सकता। दिस इज माय ओपिनियन। जय भीम, जय मूल्यवासी। उन्हें आप रिवील करवाइए। धन्यवाद। जो माइक की व्यवस्था देख, बहुत बहुत धन्यवाद माइक वालों से कि आपने समय के अंदर ही अपनी बात को रखा। मैं अब दूसरे ग्रुप लीडर महाराष्ट्र के मूल निवासी अरुण गौडघाटे आवे अपनी बात को रखेंगे। सभी मूल निवासी महापुरुष और महान संत को अभिवादन करते हुए आज का जो विषय है लोकतांत्रिक एवं संस्थागत कार्यप्रणाली से ही होगी लक्ष्य प्राप्ति,
इसका जो समूह चर्चा कल हुआ, हमारे ग्रुप में, महाराष्ट्र के ग्रुप में बहुत सारे लीडर भी थे, बहुत सारे प्रतिनिधि थे। उनका जो कहना है इसमें कि साथियों, हम लोगों को ये जानकारी है कि हमें जो कुछ भी अभी मिला है ये सब हमारे महापुरुषों के आंदोलन से मिला है, और ये आंदोलन से जो हमको मिला है इसको हमें टिकाना चाहिए, इसको हमें ऐसे ही रखना चाहिए। इसके लिए हमको भी आंदोलन करना जरूरी है, क्योंकि आंदोलन के बगैर हमको ये ना मिला है और ना ही इसके आगे मिलने वाला है। तो ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन अभी वर्तमान के लिए नहीं है, ये आंदोलन भविष्य के लिए है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उसके लिए है। तो आंदोलन चलाने के लिए हमारे जो समाज में अभी चल रहा है कि इमोशनल, भावनिक जो लोग हैं, भावनिक लोग आंदोलन नहीं चला सकते हैं, क्योंकि भावना अगर किसी से जुड़ी है तो उसमें कुछ दिक्कत आती है तो आंदोलन बंद हो जाता है। इसीलिए अगर हमको कोई भी आंदोलन करना है तो उसमें भावनिक नहीं रहना चाहिए। आंदोलन की दिशा में और आंदोलन के रास्ते से ही चलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको जो संदेश दिया है, सीखो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो हमारे समाज में आज हम देखते हैं लोग पढ़े लिखे तो हो गए, पढ़ रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, लेकिन संघर्ष नहीं कर रहे हैं। और संघर्ष भी कर रहे हैं तो अपने ही आप में संघर्ष कर रहे हैं, अपने ही समाज में संघर्ष कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारे संगठन में या हमारे समाज में बिखराव आता है और हम इकट्ठा नहीं हो जाते हैं, और इकट्ठा नहीं होने के कारण हमारा जो भी आंदोलन है, हमारा जो भी संगठन है, ये सफल नहीं होता है। इसके लिए हमको बाबा साहब ने और फुले साहब ने जो संदेश दिया है, वो संदेश के ऊपर हम सब लोगों को अमल करना चाहिए। ऐसे भी हमारे ग्रुप में चर्चा हुई है। उसके बाद में अगर हमको ये आंदोलन चलाना है और आंदोलन के लिए जो लोग हम तैयार करने वाले हैं, वो लोगों को हमारा खुद का आचरण कैसा चाहिए, खुद का आचरण जो है ऐसा चाहिए कि जो आगे वाला आदमी देखे हमको तो नहीं ये आदमी सही है, इसका आचरण सही है, और आचरण भी इसका नैतिकता से है, अनैतिक नहीं है, ये देखेंगे तो वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और जैसे ही हमारे साथ वो लोग जुड़ेंगे तो हमारे संगठन में आएंगे, तो संगठन में जब देखेंगे कि ये संगठन लोकतांत्रिक है, ये संगठन जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारा संगठन भी बढ़ेगा और हमारे ये आंदोलन में हम सफल हो जाएंगे। और कार्यकर्ता में अहंकार नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोगों ने बताया कि अहंकार अगर रहता है तो आप किसी लोगों को समझाने में ना कामयाब नहीं हो सकते हैं। अहंकार नहीं रहना चाहिए, उनको ईगो नहीं रहना चाहिए, नम्र होना चाहिए, हम्बल होनी चाहिए। हम्बल की वजह से हम लोग हमारे शत्रु को भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे हमारे ग्रुप में चर्चा हो गई है, और हमारा संगठन का और मेरा भी यही मानना है कि अगर हम ये बातें हमारे आचरण में और हमारे व्यवहार में और संगठन में अगर लागू करते हैं, उसका अमल करते हैं, तो हमारा संगठन और आने वाला अगला आंदोलन भी हम सफल कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद रखते हैं। मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का और मेरे ग्रुप ने मुझे लीडर चुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले ग्रुप लीडर बिहार से एडवोकेट मूल निवासी अरुण कुमार आवे अपनी बात को रखें। सबको जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों, हमारे ग्रुप में कल 28 लोग थे और 28 लोगों का जो डिस्कशन आया वो इस तरह है। हमारा जो आंदोलन है
वो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का है, सदियों से सताए गए हैं लोगों का है, वंचित समाज का है। तो इस समाज के आंदोलन को, इस समाज के संगठन को विकास करने के लिए जो यह सब्जेक्ट डिजाइन किया है बामसेफ ने कि सोशल चेंज कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू डेमोक्रेटिक एंड इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। तो ये सब्जेक्ट डिजाइन करने के पीछे ये उद्देश्य है कि ये संगठन को कितना बेहतरीन ढंग से चला सकते हैं और कैसे कैसे माध्यम से चला सकते हैं। तो इसमें पहला शब्द है लोकतंत्र। तो क्या लोकतंत्र क्या है? क्या कोई एक व्यक्ति अगर बोल दे कि हम समाज का काम कर रहे हैं और हम जैसे कहते हैं वैसे ही करना है, तो क्या यह लोकतंत्र होगा? नेवर, ये कभी नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उसको एक सामूहिक निर्णय लेना होगा, सारे लोगों का एक निर्णय लेना होगा, सारे लोगों का एक डिस्कशन करना होगा किसी सब्जेक्ट पर, किसी काम करने के लिए, किसी बात को उम्दा तरीके से रखने के लिए या उम्दा तरीके से करने के लिए एक सामूहिक डिस्कशन करना होगा, तभी हम लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति चाहे कि हम संस्था में आ गए और फर्स्ट एंड लास्ट अपने ही रह गए, तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो लोकतंत्र का डिफाइन हमारे ग्रुप में ऐसे भी लोगों ने किया कि उन्होंने कहा कि इस देश में परिभाषा चल रहा था कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। मगर ये प्रैक्टिकल देखने में ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, मतलब OFF, ऑफ द पीपुल। ये हमारे ग्रुप में डिस्कशन में आया। ऑफ मतलब समाप्त, पीपुल समाप्त। फिर कहीं फॉर दी पीपुल के जगह हो गया फार दी पीपुल। फार मतलब दूर, दूर चला गया, पीपुल जो है दूर चला गया समाज से। और फिर तीसरा है बाय दी पीपुल, उसका ये डिस्कशन में आया कि बाय मतलब खरीदने वाला, खरीदा गया, पीपुल को खरीदा गया, ये परिभाषा हो गया लोकतंत्र में। तो ये लोकतंत्र के अंदर जो है ये अब जो है ऐसा सिस्टम बनाना है कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ मूल निवासी, फॉर द मूल निवासी एंड बाय द मूल निवासी, फॉर द ऑल एवरीबॉडी। ये शब्द भी हमारे ग्रुप डिस्कशन में आया। तो साथियों, दूसरा जो इसमें दिया गया है कि संस्थागत कार्य प्रणाली, इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग, ये क्या है? लोकतंत्र तो इस तरह से है कि हम जब तक के सामूहिक प्रयास करके कोई निर्णय नहीं लेंगे तब तक हम काम नहीं करें, और नहीं तो ये अलोकतांत्रिक हो जाएगा। डिसीजन विदाउट डिस्कशन ये अलोकतांत्रिक हो जाएगा, और डिसीजन विथ द डिस्कशन या आफ्टर डिस्कशन अगर डिसीजन लिया जाएगा तो ये लोकतंत्र होगा। दूसरा लाइन है संस्थागत कार्यप्रणाली। तो ये संस्थागत कार्यप्रणाली को हमारे संगठन के लोगों ने इस तरह से, हमारे ग्रुप में लोगों ने इस तरह से कहा कि ये जो संस्था में जो लोग हैं, जो संगठन में जो लोग हैं, इसके जो कार्यप्रणाली करने का जो तरीका होगा, ये कैसे व्यवहार में लाया जाएगा कि ये लोकतांत्रिक हो, उसके लिए हमारे ग्रुप में ये 5 पॉइंट उन्होंने निर्धारित किया। कहा पहला सिट टुगेदर, दूसरा ईट टुगेदर, तीसरा थिंक टुगेदर, चौथा मार्च टुगेदर एंड पांचवा फाइट टुगेदर। अगर 5 काम हम कर लेंगे तो हम समाज को एक संस्थागत माने कार्य प्रणाली में
बांध कर करके अपने लोकतंत्र को डेवलप करेंगे और हम ये जो काम कर लेंगे तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूलनिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले ग्रुप लीडर छत्तीसगढ़ मूल निवासी राजेंद्र धुर आवेंगे, अपनी बात को रखेंगे। आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जोहार। जैसा कि विषय है लोकतांत्रिक एवं संस्थागत कार्यप्रणाली से होगी लक्ष्य की प्राप्ति। साथियों, ये जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय के लिए जो कल ग्रुप डिस्कशन हुआ था तो हमारे छत्तीसगढ़ से कुल 13 मेंबर उसमें शामिल थे और उन लोगों का एक महत्वपूर्ण सुझाव आया है। सबसे पहले जो है ये जो लोकतांत्रिक जो शब्द है इसके बारे में हमारे ग्रुप में चर्चा हुई कि हम जो है जैसे समाज में जाते हैं तो खुद को जो है पहले तो हमको जो है लोकतांत्रिक होना पड़ेगा जो है, तभी हम जो है अपने जो लक्ष्य है उसको समाज में अच्छे से बेहतर तरीके से बता पाएंगे जो है। और इसके लिए जो है हमारे ग्रुप के सदस्यों का सुझाव था कि केडरों में क्षमता का भाव होना चाहिए। जब हम लोगों के बीच आपस में समता का भाव होगा तभी हम जो है इसमें एक सामूहिक जो है निर्णय पे ले पाएंगे। लोगों में बंधुता का भाव होना चाहिए। बंधुता रहेगी तो क्या एक दूसरे के जो है हम भावनाओं को समझेंगे और अपने लक्ष्य को जो है जो निर्धारित है उसको प्राप्त करने में हम सफल होंगे। तथा लोगों में ईमानदारी और सीलवान होना बहुत जरूरी है। ग्रुप के सदस्यों का यह भी सुझाव था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए लगातार हमको लोकतंत्र के बारे में जो है उसके बारे में चर्चा और जागरूकता फैलाने की जरूरत है। साथ ही साथ हमको लोकतांत्रिक के लिए केवल दिखावे की नहीं, उसको जो है व्यवहार में लाना नितांत जो है जरूरी है। साथ ही साथ हमें सामाजिक गतिशीलता को भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और केडरों में जो है अहम की भावना या मैं की भावना को जो है छोड़ना बहुत जरूरी है, तभी हम आपस में जो है समता और बंधुता को जो है बंधुता के साथ जो है काम कर पाएंगे। जैसे विषय में जो है ब्राह्मणवादी तानाशाही की जो बात आई है तो हमको जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करना है जो ब्राह्मणवाद के पोषक हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है संगठन के लिए नुकसानदायक है और इसको जो है समाज के सामने जो है एक्सपोज करने की जरूरत है। इन सब बातों के साथ हमारे ग्रुप में ये चर्चा हुई है। ठीक, और संविधान जरूर पढ़िए। अब संविधान का युग आ गया है, पढ़ना जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले ग्रुप लीडर यूपी ईस्ट मूल निवासी आरके विद्यार्थी मंगवा लिया करिए। आवेंगे, अपनी बात को रखेंगे। थैंक यू संचालक जी, सम्मानित मंच। कार्यकर्ता डायरी 2025 पहले हम अपने नए लुक में आ गई है। फोर फादर्स से छूट संतों गुरुओं 26 मार्गदर्शकों का नमन करता हूं लेकिन और आज इस मंच पर 8 बजे तक लंच के समय जिन साथियों ने हमें अपना ग्रुप लीडर चुना उनका धन्यवाद करता हूं। मिलेगा। देश उन्होंने जो हमें निर्देश दिया, आपके जो उन्होंने सुझाव दिया, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और ये भी ध्यान देना है, बुक भी लेके जाए। आप जब लेकिन समय से हर चीज का समय बना
ये जो पंपलेट आपके हाथ में आया है, तो इसमें जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को जो आप पढ़ते हैं तो प्रस्तावना के हिसाब से पहला शब्द निकल करके आता है ब्राह्मणवादी तानाशाही। ब्राह्मणवादी तानाशाही क्या है? ब्राह्मण अपने आप को सुपरमैन कहता है, ब्राह्मण अपने आप को सुपरमैन मानता है। वर्ण व्यवस्था जब बनी तो इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसने 4 वर्ण बनाया और 4 वर्ण में अपने आप को सबसे ऊंच कहा और बाकी 3 वर्णों को उन्होंने नीच कहा। तो वो ऊंच, बाकी सब क्या है? नीच। अब हम अगर उसकी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, उसकी जाति व्यवस्था को मानते हैं, मतलब हम उसको ऊंच और खुद को नीच मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 123 पर लिखा, ब्राह्मण इज सुपरमैन। ब्राह्मण इज सुपरमैन, ब्राह्मण सुपरमैन है, यानी वो सबसे अपने आप को ऊपर मानता है, कोई उसके ऊपर संविधान लागू नहीं होता है, वो जो चाहे मनमानी करे, उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। आज भी वो भारत के संविधान को बिल्कुल नहीं मानता, उसकी अपनी जो लोक रीति और लोकाचार है, जो उसने सिस्टम बना रखा है, वो उसी सिस्टम को फॉलो करता है। वो चाहे शौचालय में हो या सचिवालय और न्यायालय में हो, उनका एक ही कैरेक्टर है, वो अपने सामने किसी को नहीं सुनता है। तो जब आप सुपरमैन की चर्चा करते हैं तो आपने नीत्शे का नीति शास्त्र पढ़ा होगा, उसमें नीत्शे ने जो विचार दिया उस पे दुनिया भर के विद्वानों ने कहा नीत्शे का सुपरमैन शैतान होता है। तो अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह लिखा कि ब्राह्मण इज सुपरमैन, तो नीत्शे की थ्योरी से अगर आप उसे रिलेट करते हैं तो वो सीधे सीधे शैतान नजर आता है। अब अगर हम शैतान की सत्ता में होंगे तो हमें शैतानियत का शिकार होना पड़ेगा, वो हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। समस्या इतनी गंभीर है कि हम भारत में शैतानों के राज में हैं, हमारे ऊपर इस देश में शैतान राज कर रहा है। दूसरी बात साथियों, दूसरा पॉइंट जब आता है तो ब्राह्मणवादी कार्य प्रणाली, दूसरा शब्द जो आपके इसमें आया है मैं उसी से बोल रहा हूं, ब्राह्मणवादी कार्य प्रणाली। संविधान, ब्राह्मणवादी कार्य प्रणाली के कारण संविधान आज खतरे में आ गया है, क्योंकि वो संविधान को मानता ही नहीं। उसकी कार्य प्रणाली अद्भुत है। मैं इस संबंध में आपको एक चर्चा करूं कि वो लोकतंत्र को भी नहीं मानता है, मानता ही नहीं लोकतंत्र को। वो कहता है मैं जो कहूं वही है, वही सही है। और जो लोग इस तरह का आचरण कर रहे हैं, हमारे चाहे हमारे लोग ही हों, जो लोगों की भावनाओं को, लोगों की जनमत को, उनके विचारों को समाहित करके नहीं चल रहे हैं, वो अपनी चला रहे हैं, तो फिर वो भी लोकतंत्र के लिए खतरे है। तो ब्राह्मणवादी प्रणाली में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो ब्राह्मणवादी षड्यंत्र, इसमें लिखा हुआ है, षड्यंत्र क्या है, बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि वो किसी भी हालत में इस देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि यहां भारत में 2 दलीय राजनीति होनी चाहिए, 2 दलीय राजनीति होनी चाहिए और दोनों दलों का नेता जो है वो ब्राह्मण ही होना चाहिए, और ऐसा ही उनका प्रयास चल रहा है। अभी आपने देखा हो कि बिहार में जाकर नड्डा ने कहा कि हम सारे क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे, मतलब सारे दलों को कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिल करके खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। केवल कांग्रेस और बीजेपी होगी जो चुनाव लड़ेगी, और आगे इस लोकतंत्र को और खत्म करने का तरीका ये होगा जो उनके यहाँ से हम फिल्टर करके आ रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं कि आगे वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोग मिल करके शासन करेंगे, यानी दोनों सत्ता में होंगे, विपक्ष होगा ही नहीं। जो ज़्यादा सीटें जीतेगा वो ज़्यादा ओहदे पर रहेगा,
जो कम सीटें जीतेगा वो कम ओहदे पर रहेगा। तो विपक्ष नहीं होगा, सभी सत्ता में होंगे, तो इनकी सारी नीतियां अपने आप पास होंगी और आपको लगेगा कि आप वोट दे रहे हैं, आप वोट देते रहेंगे, वो दोनों में से दोनों चुनते रहेंगे, चुन करके जो है वो आते रहेंगे। साथियों, संस्थागत क्या होता है? संस्थागत क्या होता है? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज हमारा शासन, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, जो ब्राह्मण वर्ग है, उसमें कन्याकुमारी से लेकर के कारगिल तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक एक ही समय और एक ही परिस्थिति में वो एक जैसा निर्णय लेते हैं और एक जैसा एक्शन करते हैं, जबकि उनकी भाषाएं अलग अलग हैं। कारगिल की भाषा अलग है और कन्याकुमारी की भाषा अलग है, लेकिन फिर भी वो एक समय में एक जैसा एक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि वे संस्थागत हैं, क्योंकि वे कहीं एक जगह से ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि उनको एक जैसा निर्देश हो रहा है, वो ट्रेंड लोग हैं। और हमारा ये समाज जो शासित है उसको पता ही नहीं कि संस्था होती क्या है। तो जब तक हम संस्थागत नहीं होंगे, इंस्टीट्यूशनल नहीं होंगे, हम ट्रेंड नहीं होंगे, तब तक हम जो है शासक वर्गों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं अपने इन साथियों का, जिन्होंने महापुरुषों की भाषा को समझा, उनकी विचारों को समझा और एक संस्थान का निर्माण किया और आज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रही है। पिछले दिन हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि हम लोग जो है आगे चलकर की ट्रेनिंग व्यवस्था को और चाक चौबंद करेंगे, भारत में 3 स्थानों पर जो है और ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। तो ये इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, हमारे नेताओं को एक बात बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि जब तक हमारा नैतिक बल कमजोर रहेगा तब तक लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। एक नेता वो होता है जो नैतिक होता है। नैतिक का मतलब अपनी जरूरतों और अपनी भावनाओं की जैसे आप कद्र करते हैं, चाहते हैं, वैसे ही आपको कार्यकर्ताओं की जरूरतों और उनकी भावनाओं का कद्र करना होगा। और बात जो कल निकल करके आई है कि बामसेफ ने एनसीसी एमबीओ का कार्यक्रम चलाया, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन हमारे साथियों की राय है कि ये एनसीसी एमबीओ का कार्यक्रम वो राज्य स्तर पर भी और जिले स्तर पर भी आयोजित किया जाए, जिससे कि हम सब लोग जुड़ सकें। ज़्यादा हो रहा है? ओके सर, टाइम ज़्यादा हो गया। तो साथियों, अगर हमारा नैतिक बल कमज़ोर रहेगा, लास्ट में मैं अपील करूंगा अपने युवा साथियों से कि हमारा जो सोच है वो सोच बनी हुई है, हम नौकर बनने की सोच रखते हैं, नौकर बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन शासक बनने की सोच नहीं रखते हैं। हमें युवाओं को राजनीतिक सेक्टर में कैरियर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम राजनीतिक सेक्टर में कैरियर बनाएंगे तो अन्य सेक्टरों के अपेक्षा इसमें सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और अगर राजनीतिक सेक्टर हमारे कब्जे में आएगा तो सारे सेक्टरों में हमारा प्रभुत्व जमेगा। तो युवाओं से मैं ये अपील करता हूं, और जब समय चूंकि ज़्यादा हो गया, इशारा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूं। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ज़्यादा समय ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले ग्रुप लीडर जो भी रहेंगे वो अपनी बात को समय के अंदर ही रखेंगे। आपके लिए समय जो फिक्स है वो 5 मिनट है, और आप संक्षेप में अपनी बात को रखेंगे। यूपी सेंट्रल मूल निवासी तीर्थराज वर्मा आवेंगे, अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अभी जो ग्रुप समूह की चर्चा कल हुई और समूह के लोगों ने जो जानकारी दी कि आज का जो विषय है उस विषय पर जो जानकारी दी, उस संदर्भ में जो हमारे गुरु से निकल के जानकारी आई, लगभग सारी बातें वही है जो हमारे साथियों ने बताई, तो उसको दोहराना जरूरी नहीं है। तो आप सभी साथी कैडर हैं, आप जानते हैं कि विचार परिवर्तन ही सारे परिवर्तन का मूल है।
तो साथियों, देश में लोकतंत्र नहीं है, उसकी स्थापना के लिए हमें लोकतांत्रिक प्रणाली चलानी होगी। वो चल रही है या कम मात्रा में चल रही है, तो लोकतंत्र क्यों नहीं है? तो साथियों, निकल के बात आई, इस सब का मूल कारण अज्ञानता है। समाज को जानकारी ही नहीं है बड़े पैमाने पर कि आखिर में लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र से लाभ क्या होता है, और ये जो अलोकतांत्रिक लूट की व्यवस्था चल रही है इसके बारे में भी उनको जानकारी नहीं है। बल्कि ज्यादा प्रचार प्रसार होने की वजह से उन्हें लगता है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसी से हमें लाभ होगा। उन्हें दोनों के महत्व की जानकारी में कन्फ्यूजन है। तो हमें समाज में जाकर उस महत्व को, लोकतंत्र के महत्व को बताना होगा और उन पे ज्यादा कार्यक्रम हमें चलाने होंगे। क्योंकि लोकतंत्र को खत्म करने वाले जो ब्राह्मणवादी कार्यक्रम हैं वो हमारे देश में ज्यादा मात्रा में चल रहे हैं और हमारे लोग भी जाके उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उस कार्यक्रम को चलाते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारा आदमी कंफ्यूज होता है और हमारे समाज का जो दलाल व्यक्ति होता है वो जातिवादी संगठन बनाता है और जातिवादी संगठन बना के चलाता है। ऐसे कंफ्यूज लोगों का इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद जो सफल नहीं होता है तो उन्हीं के ऊपर दोष भी मरता है कि आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। यानी वो अलोकतांत्रिक है, अपने निजी उद्देश्य के पूर्ति के लिए समाज का जातिवाद के नाम पे इस्तेमाल करता है। इसका दोष भी उस समाज के ऊपर मरता है और समाज उस चर्चा को करता है, उसी चर्चा में अपने काफी समय और ऊर्जा को बर्बाद करता है, जबकि उसे प्रतिकार करना चाहिए। प्रतिकार करने के बजाय उसी चर्चा में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करता है। अगर उसकी अज्ञानता दूर कर दिया जाए कैडर के माध्यम से ज्यादा कार्यक्रम लगा के, तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। और जब वो जानकार हो जाएगा तो जातिवादी संगठन नहीं बनेंगे और बनेंगे तो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि समाज को जानकारी होगी, वो प्रतिकार करेगा और विरोध करेगा, उसे सम्मान भी नहीं मिलेगा। तो हमारे गुरु से जो अलग बात निकल के आई वो सिर्फ एक है कि अज्ञानता है और ज्ञानता के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाएंगे। धन्यवाद है भारत संगठन का कि उन्होंने कार्यक्रम बनाया हुआ है, हमें कार्यान्वयन करना, जिसके लिए 3 ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाने हैं भविष्य में। तो हमें उसमें जाके ट्रेनिंग लेके और समाज के बीच में जाके अपने ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम लगा के समाज को लोकतंत्र से क्या लाभ होता है इसको बताना है और ये ब्राह्मण तंत्र से क्या हानि है इस पर प्रकाश डालना है। जब ये दोनों बातें जान जाएगा समाज, तो निश्चित रूप से समाज उसको त्याग देगा। इस संदर्भ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें पहले ही बताया था, संदेश दिया था कि इन गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की जंजीरें स्वतः तोड़कर फेंक देंगे। तो यहां पर आए लोगों को एहसास है, इसलिए फेंक चुके हैं। बाकी लोगों को अपनी तरह से जानकार बनाने की जरूरत है। दूसरी बात यह आई कि हम ब्राह्मणवाद का तो विरोध करते हैं, लोकतंत्र तो चाहते हैं, लेकिन जब हम आचरण करते हैं तो हमारा आचरण ही खुद ब्राह्मणवादी होता है या अलोकतांत्रिक होता है। तो दूसरे को समझाने से पहले हमारा आचरण स्वतः लोकतांत्रिक होना चाहिए। और जब लोकतांत्रिक होगा तो हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, सामंजस्य से काम करेंगे, डिस्कशन के बाद चर्चा करेंगे, जो सामूहिक निर्णय आएगा उसका हम अनुसरण करेंगे। तो ज्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने हमें बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले ग्रुप लीडर पंजाब से मूल निवासी डॉक्टर अर्जुन देव आवेंगे, अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद सर। सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित वामसेव के सभी कार्यकर्ताओं को जय भीम, जय मूल निवासी। कल जो हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ पंजाब की तरफ से, उसमें 28 लोग उपस्थित थे और उस डिस्कशन की जो विषय था, ये लोकतंत्र एवं संस्थागत कार्य प्रणाली से ही होगी लक्ष्य प्राप्ति। अब लक्ष्य प्राप्ति क्या है?
लक्ष्य प्राप्ति है व्यवस्था परिवर्तन करना। ये हमारा लक्ष्य है। ये व्यवस्था परिवर्तन डेमोक्रेटिक वे से और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा तो ये व्यवस्था परिवर्तन हमारा और मजबूत होगा। इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमारा संगठन है, उस संगठन की मजबूती और संगठन को मजबूत करना, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। मजबूत संगठन के लिए हमें एक दूसरे से अच्छा तालमेल और एक दूसरे से जो हमारा बिहेव है, मिसबिहेव को छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात करनी पड़ेगी और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमारे फैसले होंगे और जो हमारे लोग फैसले बैठ के करेंगे, हमें लगता है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए उचित है, हमें वो फैसले लेने होंगे। अब छोटे छोटे ग्रुप बहुत बन चुके हैं। वो ग्रुप जो होते हैं व्यक्तिगत ग्रुप हैं, जाति आधारित ग्रुप हैं। उन ग्रुपों को समझ रखनी पड़ेगी खुद ब खुद कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उस तरीके से फैसले कैसे किए जाएं, लेकिन वो हो नहीं पा रहे। इंस्टीट्यूशन और जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, ये ट्रेनिंग सेंटर हमें यही सिखाता है कि हमें लोकतंत्र प्रक्रिया से उस तरीके से कैसे काम करना है। हमें यहां ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बीच में से जो हम सीख के जाते हैं वो हमें आगे लोगों में ही पहुंचाना होता है, लेकिन वो हम तभी पहुंचा पाएंगे जब हमारा आचरण लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक कैसे होगा? हमारा लोगों से मेलजोल, हमारा लोगों से मिलना, लोगों को जोड़ना, ना कि तोड़ना। और सबसे ज्यादा जो संगठन को मजबूत करने के लिए हमें चाहिए वो है समा, जो हम कम दे रहे हैं समा। हमें समा, जितना समा होता है हमें संगठन के लिए, हमारी लोकतंत्र प्रक्रिया को जिंदा रखने के लिए हमें देना पड़ेगा। ब्राह्मणवादी नीतियां लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं और हम लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं। बस यही फर्क है उनकी नीति में और हमारी नीति में। हमें जो हमारे ग्रुप के बीच में हुआ डिस्कशन, वो सबसे अहम ये हुआ कि हमारी रेगुलर्स मीटिंग है वो कम हो रही है। हमें अपनी रेगुलर मीटिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा कैडर कैंप के जरिए। हमारे कैंप जितना ज्यादा लगेंगे कैडर कैंप, उतना हम ट्रेन हो जाएंगे। जब हमारी ट्रेनिंग पूरी होगी तो हम लोगों के बीच में जब जाएंगे तो हम उनको सही दिशा और सही रास्ता बताने में भी खुद सक्षम होंगे। अपने में कभी, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी होती है। हमें भी अपने अंदर जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करना है, उसको खत्म करना है। उन कमियों को खत्म करके हमें लोगों के बीच में जाना है और लोगों को जोड़ने की बात करनी है। और ग्रुप के बीच में डिस्कशन हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियोलॉजी, हमारी आने वाली नस्लें, हमारे जो बच्चे हैं, उसके बीच में हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, ये आइडियोलॉजी उनमें जाना बहुत जरूरी है। और जो हमारे ट्रेनिंग कैंप हैं, वहां पे अगर हमारी महिलाएं और बच्चे साथ में आएंगे तो हमारा जो कारवा है ये 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। और लास्ट में जो डिस्कशन हुआ हमारे ग्रुप में ये है कि सामाजिक तब्दीली से पहले हमें अपने अंदर खुद तब्दीली करनी पड़ेगी। सर्वसम्मति से फैसले लेने पड़ेंगे, डिक्टेटरशिप को खत्म करना पड़ेगा। इतनी बात कहता हूं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा जो भी ग्रुप लीडर से अनुरोध होगा कि जो बात आप रख दिए हैं वो सभा कक्ष में चले जाएंगे। और आने वाले जो ग्रुप लीडर हैं उनका नाम मैं पुकार देता हूं। यूपी साउथ से मूल निवासी लाल देवेंद्र प्रताप, यूपी वेस्ट से मूल निवासी बीपी सिंह, दिल्ली से मूल निवासी पीके बौद्ध, राजस्थान से मूल निवासी सुरेंद्र गौतम, उत्तराखंड से मूल निवासी ओपी आर्या,
वेस्ट बंगाल से मूल निवासी सुरेंद्र बौद्ध। अब हम अगले ग्रुप लीडर हरियाणा से मूल निवासी डॉक्टर विजय रतन कौर आवेंगे, अपनी बात को रखेंगे। जय संविधान, जय भारत, जय बाबा साहब और जय मूल निवासी। मैं आज संविधान की सबसे पहले जय इसलिए बोल रही हूं कि आज जो मुझे यहां बोलने का अवसर प्रदान किया है संविधान के द्वारा ही, बाबा साहब के द्वारा ही दिया गया है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हूं सबसे पहले कि देखिए, हमें जो विषय दिया गया था चर्चा का, लोकतांत्रिक और संस्थागत प्रणाली। जितने भी इस बिरसा मुंडा सभागार में बैठे हैं मूल निवासी, सभी जानते हैं लोकतंत्र क्या है। चर्चा का विषय क्या है कि क्या वास्तव में लोकतंत्र है भी या नहीं। और हम सभी अच्छी तरह जान रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही चल रही है। और हमारा उद्देश्य क्या है कि इस तानाशाही को कैसे खत्म किया जाए, और यह तानाशाही खत्म ऊपर से नीचे की ओर होगी। हमने कहा कि लोकतंत्र को लाना है। लोकतंत्र तो पहले से ही है। वो कह रहे थे ना कि ट्रेन आएगी, आएगी नहीं, वो तो आई हुई है। अब हम लोकतंत्र को कैसे लाएंगे, या हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे। सबसे पहले लोगों के मस्तिष्क में एक ही बात आती है कि हम लोकतंत्र को लाएंगे, सत्ता में कौन काबिज होगा। तो लोगों को यही नहीं पता कि सत्ता के लिए हमारा लक्ष्य क्या है कि अच्छे नेतृत्व का निर्माण करना, कि जो इस समाज का नेतृत्व कर पाए, ऐसे लोगों को आगे कैसे लेके आए। लोगों के सामने दो ही पार्टियां रहेगी, वही सत्ता में आएंगी, और क्यों नहीं आ रहे। आप क्यों नहीं सोचते इस बारे में। 90% आबादी है हमारी, कल ही बात हुई थी इस पर। तो क्या 90% आबादी का मेन मुख्य मुद्दा क्या है कि विचार नहीं है, और वो विचार हम मूल निवासी यहां से लेके जाएंगे। यहां इकट्ठा होने का क्या है कि हम जो विचार संस्था हमें यहां दे रही है, उसी विचार की इंप्लीमेंटेशन जाकर के हमें अपने कैडर में करनी है, और यही विचार लोगों तक हम पहुंचाएंगे। एक अच्छे नेतृत्व करने के लिए उन्हें आगे लेकर के आएंगे। सशक्त उम्मीदवार लोग, पहले तो वही है कि हम क्या बनने के लिए अपने आप को एकत्रित कर लेते हैं कि भी मुझे तो सिर्फ इनकी नौकरी करनी है, सत्ता में नहीं आना। तो सबसे पहले अपने अंदर वो क्वालिटीज लेकर के आइए कि मैं क्यों ना शासक बन जाऊं। और जब हमारे अंदर ये गुण आएगा, जब हम अपने मस्तिष्क से ये चीज सोचेंगे कि मुझे शासक की सत्ता तक जाना है, तो अपने आप वो गुण हमारे अंदर बिल्ट होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमारी संस्था वो कार्य कर रही है, हमारे अंदर उन गुणों का निर्माण करने का कार्य कर रही है। संस्था को क्यों लगा कि ये विषय लेना है, क्योंकि वो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन धीमे कदमों से बढ़ रहे हैं, और उस प्रक्रिया को हमें तेज करना है, कदमों को हमें तेज करना है। लोगों को जागरूक करना हम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का कार्य, लेकिन जिस गति से कर रहे हैं वो गति धीमी है। ग्रुप डिस्कशन इसीलिए करवाया जाता है कि जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, जितने भी ब्रेन्स हैं, लोग नहीं कहूंगी, जितने भी ब्रेन्स हैं, विचार हैं, वो विचार आप, एक मेरा मस्तिष्क का विचार मेरे लिए है, लेकिन यदि ये मेरा विचार अगर दूसरे लोगों तक पहुंच जाए, और यही कार्य है हमारी संस्था का कि संविधान के विचारों को लोगों तक पहुंचाना, और इसी प्रक्रिया में हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहे, उनमें कुछ कमियां हैं। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हम यहां आए हैं, और वही कमियां हमें आपस में एक दूसरे को डिस्कस करनी है। ग्रुप समूह चर्चा का विषय यही होता है कि जो कमियां हैं वो निकल आए, ताकि अगली बार जब आए हम उनको इंप्रूव करके आए। और ये क्या है कि लोकतंत्र लाने के लिए सबसे पहले जो तानाशाही कह रहे हो ना कि एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक पद पर बैठे हैं, सबसे पहले उन पदों से उनको मुक्ति दिला दो। और वो मुक्ति का क्या है कि जिस तरह से हमें सेपरेट कर दिया गया था, जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हैं, और उन संस्थाओं का बहिष्कार कर दो। उनका बहिष्कार होगा तो मुख्य धारा में हम अपने आप आ जाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है
कि कार्य प्रणाली, कोई भी प्रणाली कार्य करते है उसके 3 ही पद होते हैं, इनपुट क्या डाला जा रहा है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है और आउटपुट क्या निकल रही है, और इन्हीं 3 बिंदुओं को हमने देख करके चलना है। डालेंगे क्या, संविधान के विचार, और विचार डालने का कार्य जो हम करेंगे सबसे पहले है कि आप जिस भी व्यक्ति के मस्तिष्क में वो विचार डाले, पहले उसके मस्तिष्क को खाली कर ले, क्योंकि कोई भी बर्तन जब भरा हुआ होता है तो उसके अंदर और कुछ नहीं जाता। तो सबसे पहला क्या है कि मित्रतापूर्ण यदि हम व्यवहार करेंगे, उसके विचारों को सुनेंगे, पहला यही है कि आप उसके विचारों को सुने, उसके विचारों को सुन सुन करके वो क्या हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा, खाली हो जाएगा। खाली होगा तो उसके मस्तिष्क में हम जो कहने जा रहे हैं वो बात डलेगी, और हमारा मेन कार्य क्या है, संविधान के विचारों को लोगों तक पहुंचाना, उनके मस्तिष्क में डालना। दूसरा, हम दूसरों के प्रति जवाबदेही रखते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ये पद लिया, उसने ये कार्य ठीक नहीं किया। भाई हमारी अपने प्रति क्या जवाबदेही है, मेरे प्रति क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये जवाबदेही है आपकी? तो हमें हर मूल निवासी को अपने प्रति जवाबदेही होनी होगी। पद के लिए नहीं कार्य करना है हमने, किसी लेबल के लिए कार्य नहीं करना है हमने क्या करना है, जो विचार हमारे संस्था ने हमें दिया वो विचार लोगों तक सही ढंग से पहुंच जाए, मेरा सिर्फ यही कार्य है। और इस कार्य के लिए मुझे अपने ईगो, अहम को दूर रखना होगा, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ईमानदारी बरतनी होगी अपनी संस्था के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, जो मूल निवासी समाज है हमारा, उसके प्रति। सभी साथियों के साथ उचित व्यवहार, हम सबके अंदर यह चीज होनी चाहिए, ये क्वालिटी हो। ज्यादा से, जब हम कहते हैं ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें जोड़ना है अपने इस सिस्टम में, अपने इस सिस्टम में कैसे जोड़ोगे? अगर हमारा उनके प्रति व्यवहार अच्छा है, आदरपूर्ण है, सम्मान है, मित्रतापूर्ण है, ये सारी इनके द्वारा ही हम जोड़ेंगे। दोहरे मापदंड, हर इंसान के डबल फेस देखने को मिलते हैं समाज में। मैं अपने से लेती हूं, मेरा भी दोहरा मापदंड मिलता है, एक मेरा जो पर्सनल है, जो मेरा घर में है, एक मेरा जो समाज के लिए है। तो इस दोहरे मापदंड को खत्म करके हमें सिर्फ और सिर्फ एक मापदंड रखना है, अपना एक चेहरा रखना है, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम जो इस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति हो, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं जितने भी मूल निवासी संघ के सदस्य हैं जो जुड़े हुए हैं, उन सबसे एक समर्पण चाहती हूं, सबसे जो मुख्य है। और समर्पण केवल शरीर का नहीं, तीनों चीजों का, तन, मन और धन, तीनों से समर्पण चाहिए। जिस तरह से दान देते हैं उसी तरह से अपनी कमाई का, जो कमाई हमें हमारे संविधान ने दी है, हम नौकरियां कर रहे हैं अच्छे अच्छे, तो अपनी उस नेक कमाई का, अपनी उस संपत्ति का कुछ % हिस्सा जो है अपनी संस्था के लिए निकालें। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यही समर्पण है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और उम्मीद करती हूं सभी मूल निवासियों से कि आने वाले समय में हम अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन जिन बिंदुओं पर हमें यहां चर्चा की गई है, सभी कैडर्स के लोगों ने उन्हीं बिंदुओं को जोश शोर से हम कार्य करें और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवास। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले ग्रुप लीडर यूपी साउथ मूल निवासी लाल देवेंद्र प्रताप जी आवेंगे, अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम अपने पुरखों, संतों, गुरुओं को नमन करते हुए आज इस बामसेफ की 41वीं अधिवेशन में आप सभी आए हुए लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार। साथियों,
विषय है लोकतांत्रिक एवं संस्थागत कार्य प्रणाली से ही होगी लक्ष्य की प्राप्ति। कल पूरे भारतवर्ष के सारे प्रदेश अपने अपने प्रदेश के साथ बैठे थे। हम भी अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश को चूंकि 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश साउथ के 40 साथियों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। जो हमारे साथियों द्वारा बताया गया, कहा गया, उस पर चर्चा भी हुई। कुछ बिंदु निकल कर आए हैं जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वो कुछ तो चूंकि कॉमन है, सारे प्रदेशों में लगभग वही बातें दोहराई गई हैं। कुछ अलग भी हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। नंबर 1, स्पष्ट एवं लक्ष्य निर्धारण। जब तक हमारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, हम अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे, तब तक लक्ष्य निर्धारण के बिना लक्ष्य की प्राप्ति होना संभव नहीं है। दूसरा, इसके लिए स्पष्ट कार्य योजना बनाना। हमको संस्था को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, संस्थागत करने के लिए, लगातार चलाने के लिए स्पष्ट कार्य योजना बनाना चाहिए। जब तक स्पष्ट कार्य योजना नहीं बनेगी, तब तक लक्ष्य निर्धारण संभव नहीं है। संसाधनों को उनकी क्षमता के हिसाब से बांटना चाहिए या निर्धारित करना चाहिए। ऐसा होता है अलोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग भाई भतीजावाद में ग्रसित हो जाते हैं, और जिसकी जो क्षमता होती है, बहुत सारे संगठनों में हमको देखने को मिलता है कि जो कर्मठ व्यक्ति होता है उसको बाईपास कर दिया जाता है, उसको किनारे लगा दिया जाता है, लेकिन जो चहेता होता है या करीबी होता है या भाई भतीजावाद होता है, उसको मुख्य पदों पर बैठा दिया जाता है। इससे हमको आपको मुक्त होना होगा। इसके लिए हम आप सभी को सामूहिक प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिवादी संगठनों में कुछ व्यक्ति विशेष लोगों पर सारा ध्यान केंद्रित रहता है, लेकिन इसके लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लोकतंत्र की जानकारी जन जन तक पहुंचाना चाहिए। अभी तक हमारे देश में जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ पता भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हम जो व्यक्तिवादी संगठन हैं उनको भी हम लोकतांत्रिक मान लेते हैं। जैसे इस समय देश में जो पार्टी सत्ता में है, हमारे अपने लोग ही उसके लिए कहते सुने जा सकते हैं कि कम से कम चलो वहां पर तो लोकतंत्र है, जबकि ऐसा कदापि नहीं है। इसलिए लोकतंत्र की जानकारी हमको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। संगठनों में सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस मामले को भी जो संगठन चलाते हैं, जिनको लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास है, लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाना है, तो उनको संगठनों में सबका साथ लेकर ही चलना होगा, सबका प्रतिनिधित्व देना होगा। हमारा जो भी निर्णय हो उसमें सभी की सहमति होना चाहिए। जो व्यक्तिवादी संगठन होते हैं वह एक कमरे में, एसी कमरे में बैठकर सारे निर्णय कर लिए जाते हैं। इसलिए हमारे निर्णय में सभी की सहभागिता होनी चाहिए। जब तक सभी की सहभागिता नहीं होगी, तब तक उसको लोकतांत्रिक बनाना असंभव है। नियमों का पालन जनता में भी दिखाई देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वास्तव में नियम कानून, जो संविधान जो नियम बनाते हैं उसका पालन करते हैं, लेकिन आम जनता तक वह नहीं पहुंचता है।
इसलिए जो नियम बनाए जाएं या हम नियम का पालन कर रहे हैं वह स्पष्ट दिखना भी चाहिए। इतिहास से भी हमको सबक लेना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बुद्धा के समय में भी बुद्धा द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई थी। रविदास जी के समय में भी बेगमपुरा की कल्पना की गई थी जो लोकतांत्रिक ही व्यवस्था थी। इसलिए हमको अपने इतिहास से सबक लेकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर दिखाई नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ये सत्य है। ऐसा होता है कि हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जनता के सामने कुछ कहेंगे लेकिन एकांत में अलग उस पर अमल नहीं करते हैं और वह सब अलग करते हैं। इसलिए कथनी और करनी में हमको समानता दिखाई देनी चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। नायक पूजा आज के समय इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। साथियों, नायक पूजा का बहिष्कार होना चाहिए। आज के समय में इतना चलन है नायक पूजा का कि हम अब आप लोग सारे लोग इससे ग्रसित हैं। इसलिए नायक पूजा का बहिष्कार होना चाहिए। जवाबदेही भी निश्चित होनी चाहिए। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, पर्ची आ गई है। संविधान द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था बताई गई है, उस पर हमको अमल करना चाहिए। व्यक्तिवादी संगठनों के बहुत सारे छुपे एजेंडे होते हैं, उनको जनता को जागरूक करके बताना चाहिए। और एक विशेष बात, दान मान मतदान के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि हमको किसको दान करना है, कहां दान करना है, कहां किसको सम्मान करना है और कहां हमको मतदान करना है। इसलिए हमको इन पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। और चूंकि समय कम है, हमारे एक साथी हैं हमारी टीम के आरके विद्यार्थी जी, हमारे यहां फतेहपुर के भी आरके विद्यार्थी जी हैं। आरके विद्यार्थी अपने आप में आग का गोला है। उन्होंने कुछ पंक्तियां लिख के दी थी, मुझे लगता है समय कम है लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कानूनी विधान चाहिए, इसलिए बहुजनों के हित के लिए बाबा साहब का संविधान चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था का हमारा अधिकार होना चाहिए। राजशाही व्यक्तिवादी राजतंत्र का बहिष्कार होना चाहिए। हमें प्रतिनिधित्व के आधार पर अधिकार होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था का भारत में विस्तार होना चाहिए। संविधान का हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए बाबा साहब और संविधान का सम्मान होना चाहिए। लोकतांत्रिक एवं संस्थागत कार्य प्रणाली से पूरे होंगे लक्ष्य। समता, बंधुत्व, मानवता, मैत्री दर्शन ही है सत्य। साथियों, अपनी बात को इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। अंत में दो शब्द कहूंगा, क्योंकि हम आप लोग साथियों आपस में लड़ते रहते हैं। अगर श्रवण कुछ कहते हैं उसको हम आप लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारा अपना साथी बैकवर्ड एससी माइनॉरिटी का व्यक्ति कोई कुछ कहता है तो हम आप लोग उसको ईगो लगा के बैठ जाते हैं। दो शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि जिंदगी का यह हुनर भी आजमाना चाहिए। साथियों, जिंदगी का यह हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग यदि अपनों से हो तो कभी हार भी जाना चाहिए। जंग यदि अपनों से हो तो हार भी जाना चाहिए। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। आने वाले ग्रुप लीडर समय का जरूर ख्याल रखेंगे। आपके लिए जो समय फिक्स किया गया है 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर ही अपनी बात को रखेंगे। अब अगले ग्रुप लीडर यूपी बेस्ड मूल निवासी बीपी सिंह बौद्ध आवेंगे, अपनी बात को रखेंगे। सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित सभी देश भर से आए हुए सभी समर्पित कार्यकर्तागण, आप सभी को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। साथियों, ये समूह चर्चा का प्रथम सत्र है और इसमें कल शाम 10 बजे के तक लगभग जो ग्रुप डिस्कशन हुआ, मैं बीपी सिंह बुद्धप्रिया उत्तर प्रदेश पश्चिम के 55 साथियों ने मुझे अपना ग्रुप लीडर चुना। उसके लिए मैं अपने साथियों को बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और ये अवसर, जो इस अवसर पर जो विचार रखने का
मुझे अवसर मिला है उसके लिए मैं बहुत सम्मानित मंच का भी आभारी हूँ। साथियों, जो विषय है जैसा कि लोकतांत्रिक एवं संस्थागत कार्यप्रणाली से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कार्यप्रणाली हमारी कैसी होनी चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस पर यह चर्चा सत्र है। उस पर हम सभी अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। लोकतंत्र की सीधी सादी आशा यही है कि डिसीजन जो होना चाहिए बाय मेकिंग डिसीजन। कोई भी हम विचार समाज को देना चाहते हैं, संस्थागत रूप से जिस संगठन से हम जुड़े हैं और उस संगठन के माध्यम से हम समाज में अपने संगठन की आइडियोलॉजी को, अपने महापुरुषों के विचारों को समाज के कॉमन मैन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ अपने आचार विचार में समरूपता लानी होगी। जो हम बोलते हैं, जो हम भाषण करते हैं, वो हमारे आचरण के अनुरूप होना चाहिए। उस विषय पर हमारी जानकारी, सम्यक जानकारी होनी चाहिए। हमारा मृदुल व्यवहार होना चाहिए और संगठन के समाज में जिन लोगों को हम अपना मकसद बताना चाहते हैं, संगठन का उद्देश्य बताना चाहते हैं, उस समाज में विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं और उनके विचारों को, उनको संतुष्टि प्रदान करने के लिए हमें अपने व्यवहार में, अपने मृदुल व्यवहार में और अपने आचरण में सम्यक जानकारी के साथ उनके साथ संवाद और सुसंवाद स्थापित करना चाहिए। जहाँ तक संस्थागत प्रश्न है, संस्थागत का मतलब हम अपनी संस्था के प्रति, अपने संगठन के प्रति समर्पित भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संगठन में अगर कोई अध्यक्ष है या कोई महासचिव है या कोई कोषाध्यक्ष है या अन्य कोई पदाधिकारी है, वो अपने पद का बखान करे, बल्कि पदाधिकारी तो संगठन में आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा जो मोटो है, हमारा जो उद्देश्य है, वो लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। हमें संगठन के प्रति समर्पित भाव रखना चाहिए। समाज में हमें जिन्हें अपने साथ जोड़ना है, उनके विचार बदलने हैं, उनके साथ सुसंवाद स्थापित करके अपने विचारों को और उनके विचारों के साथ तालमेल कर जो है आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि हमारे ग्रुप में अधिकतम साथियों ने जो विचार व्यक्त किए, उनमें जो है ये भी विचार आया कि हम अपने महापुरुषों को तो मानते हैं, लेकिन उनके अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं मानते हैं। ये भी विचार आया कि हम लोग जो है समय के साथ साथ जो है अपने में बदलाव करना चाहिए। आज जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है, हम इस आंदोलन की विचारधारा को अपनी नई पीढ़ी में किस तरह दे सकते हैं, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें राष्ट्रीय अधिवेशनों में आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। जातीय आधार पर जो सामाजिक संगठन बने हुए हैं, उनके संदर्भ में जो है क्लैरिफिकेशन देते हुए जातीय संगठनों को इग्नोर करके जो है मतलब अपना जो जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं उसकी विचारधारा को अपनाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ सकेंगे और अपने संगठन को अंतिम लक्ष्य की ओर ले जा सकेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार को विराम देता हूं। सभी को जय भीम, जय मूल्यवासी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले ग्रुप लीडर दिल्ली के मूल निवासी पीके बौद्ध आवेंगे, अपनी बात को रखेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी। बामसे परिवार दिल्ली का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बोलने के लिए यहाँ चुना, और जो आपने बोला वही मैं इधर रख रहा हूँ।
दिल्ली से ग्रुप में 59 लोग थे, जिसमें मेल 39 और फीमेल 20 लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए सामूहिक बैठक, सामूहिक चर्चा, सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व की भावना निर्मित करने के लिए हमको प्रशिक्षण करते रहना चाहिए। आगे संस्थागत नेतृत्व की जब बात चल रही थी, तो जो बात रिपीट हो चुकी हैं दिल्ली के लोगों की भी ऑलरेडी रिपीट हो चुकी हैं, उनको दोहराने के लिए सख्त मना है और दोहरानी भी नहीं चाहिए। तो भावना एक समाज में देखने को ये मिल रही है कि आजकल उत्तराधिकारी घोषणा करने का भी एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, चाहे वो जाति का ही उत्तराधिकारी घोषित किया जा रहा है, चाहे वो परिवार का उत्तराधिकारी घोषित किया जा रहा है। क्या केवल उनको इसलिए माफ़ कर दिया जाए कि वो हमारी जाति के हैं? अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हम लोग सही मायने में ब्राह्मणवाद को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं और ब्राह्मणवाद को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हमको एक पैटर्न यहाँ पे जो एक समाधान इधर आया कि सामाजिक बहिष्कार से जिस कदर हमारा पतन हुआ, उसी तरीके से ब्राह्मणवादी तत्व और ब्राह्मणवाद के पोषक हमारे लोग जो अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की परंपरा डेवलप कर रहे हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए समाज में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। संस्थागत नेतृत्व को मजबूत करने के लिए सामूहिक संकल्प, सामूहिक सहयोग, सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक प्रयास और सामूहिक संघर्ष करने वाले व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी को संगठन निर्णय के अनुरूप आचरण करने वाली सशक्त व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। संगठन को लोकतांत्रिक, स्थायी, चिरायु, सशक्त बनाने के लिए निरंतर नव नेतृत्व का निर्माण करने की जरूरत है। और संगठन में समस्याएं भी होती हैं, परिवार में जैसे होती हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा सुझाव मुझे लिखित में मिला, लोकतांत्रिक समाधान। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को समस्या को सही तरीके से चिन्हित करने और समस्या को सही और सभ्य तरीके से परिभाषित करके सही स्थान पर बताने के लिए प्रशिक्षित करना, यह बहुत जरूरी है। संगठन में सामाजिक लोकतंत्र बनाए रखने के लिए संगठन में व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद का खात्मा करने के लिए संगठन के नेतृत्व में सामाजिक लोकतंत्र और सामाजिक विविधता वाले नेतृत्व का निर्माण करते रहना चाहिए। परिवार से लोकतांत्रिक व्यवहार की शुरुआत करनी चाहिए। संस्थागत नेतृत्व का सशक्तिकरण करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को उद्देश्य, विचारधारा, आंदोलन, संगठन से जुड़कर अपने अंदर प्रथमते और अंत्य फूले अम्बेडकरी आंदोलन का कार्यकर्ता बने रहने की भावना का निर्माण करना चाहिए। और जो बातें हो चुकी हैं वो मैंने काट दी हैं। एक चीज और आई है ग्रुप में, यदि कोई पदाधिकारी अपने कार्यकाल में निष्क्रिय दिखाई पड़ता है तो उसे मध्य कार्यकाल में भी बदलने की प्रक्रिया का निर्माण करना चाहिए। जो आपने चाबी भरी है वही मैं यहां पे बोल रहा हूं। प्रत्येक कार्यकर्ता को समाज के समक्ष वैसा व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए जैसा वो समाज से अपेक्षा रखते हैं। जय भीम, जय मूल्यवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुजरात के ग्रुप लीडर मूल निवासी हार्दिक कबाड़िया और झारखंड के ग्रुप लीडर मूल निवासी नवीन कुमार यादव, और जिन्होंने जो ग्रुप लीडर अपनी बात को रख दी है वो सड़क पर चल जाएंगे। अब अगले ग्रुप लीडर राजस्थान से मूल निवासी सुरेंद्र कुमार गौतम आवेंगे, अपनी बात को रखेंगे। समय से, आपका जो समय लिमिट है समय से रखेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। तत्पश्चात मंच पर विराजमान सभी जिलाध्यक्षों, सभी प्रतिनिधियों का मैं अभिनंदन करता हूँ।
साथियों, कल जो विषय शाम को समूह चर्चा के लिए लाया गया, लोकतांत्रिक एवं संस्थागत कार्य प्रणाली से ही लक्ष्य की प्राप्ति, इस विषय पर राजस्थान से 42 लोगों ने कल इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने अपने सुझाव दिए। उसमें से कई सारे सुझाव, मैक्सिमम सुझाव यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक आध जो सुझाव बचे हैं उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ उन्हें साझा करना चाहूँगा कि मूल निवासी समाज में लोकतंत्र की जानकारी सही मायने में इसकी समझ है वो विकसित नहीं हो पाई है। हमें लोकतंत्र में जो संविधान से जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो अधिकार की जानकारी तो है, लेकिन उसकी उपयोगिता क्या है इसके बारे में समाज में जाकर के हमारे लोगों को हमें बताना चाहिए। समाज में जो नैरेटिव सेट हो चुका है कि ये विचारधारा, ये विचार है जो गहराई तक बैठ चुका है कि व्यक्तिवाद अथवा तानाशाही से तुरंत परिणाम मिलता है, तो इन बातों के बारे में भी हमें समाज के बीच में जाकर के हमें उनसे संवाद करना चाहिए कि इसका दुष्प्रभाव क्या है, इसका हमारे भविष्य पर, हमारे मूल निवासी समाज के जो लोग हैं उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो त्वरित परिणाम वाली जो बात है, जो शीघ्रता में जल्दी से जल्दी जो रिजल्ट चाहते हैं कि हमें आज बस तुरंत रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति में जब संघर्ष चला तो उन्हें भी सत्ता हथियाने में लगभग 1000 वर्ष का समय लगा। तो ये कार्य प्रणाली है, इसको हमें फॉलो करना होगा। और साथियों, एक विचार ये भी आया कि हमें समाज के अंदर बुद्धा कल्चर इस्टेब्लिश करना चाहिए। हमें जो भी हम संगठन का निर्णय लेते हैं, जो भी हम हमारे राज्य में जो भी हम संगठन से संबंधित कार्य करते हैं, तो वो हमें सर्वानुमत से निर्णय लेकर के, सबको साथ लेकर के वो कार्य हमें करना चाहिए। व्यवहार में हमारे समता, मैत्री, भाईचारा झलकना चाहिए। कार्यकर्ता को ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कथनी करनी एक और समय की प्रतिबद्धता के आधार पर कार्य करना चाहिए। साथियों, हम मूल निवासी समाज में जन्मे हुए लोग हैं। हम मूल निवासी विचारधारा को हमें उनके बीच में स्थापित करना चाहिए और हमें उन्हें यह समझाना चाहिए कि जिस प्रकार चूहा अपना बिल बनाता है, अपना घर बनाता है और उसमें एक दिन आकर के जब सांप उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, वो उसको खा जाता है और वहाँ का वो राजा बन जाता है, उसी प्रकार जो हश्र हमारे मूल निवासी समाज का हो रहा है कि हम किस प्रकार से पाखंडवाद और ब्राह्मणवादी विचारधारा के हम शिकार हो रहे हैं। उनके पोषक हम खुद स्वयं हैं, तो हमें उससे भी नकारना होगा। उसके पोषक बनने से हमें उन्हें अपने आप को रोकना होगा। इस पर भी हमें ध्यान देना जरूरी है। साथियों, किसी भी व्यक्ति में नेतृत्व के गुण हो सकते हैं, लेकिन नेतृत्व एक व्यक्ति से ना कभी जाना जाता है, ना कभी पहचाना जाता है। माना कि एक व्यक्ति के पास में नेतृत्व की क्षमता है और यदि वो चौराहे पर खड़ा होकर ये कहे कि मैं नेता हूं, तो क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे? ऐसा कदापि नहीं। तो हमें हमारे अंदर अहम की भावना जो है वो नहीं आनी चाहिए। बामसेब के कैडर को, कार्यकर्ता को अहम से मुक्त होना चाहिए और समाज के बीच में बड़ी शालीनता के साथ सुसंवाद करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले ग्रुप लीडर समय के ख्याल रखेंगे। अब अगले ग्रुप लीडर उत्तराखंड से मूल निवासी ओपी आर्य आवेंगे, अपनी बात को रखेंगे। अपने महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच और आज के सत्संग के अध्यक्ष इस सभागार में उपस्थित मूल निवासी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी चिंतकों और बहनों और भाइयों, सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। बामसेब संगठन ने अपने 41वें अधिवेशन में इस सत्र में एक ग्रुप डिस्कशन रखा है, जिसके तहत कल उत्तराखंड राज्य से लगभग 65 लोग आए हुए हैं।
उन्होंने ग्रुप डिस्कशन किया था और उसमें अपने अपने विचार सब लोगों ने रखे थे। हमने डेमोक्रेटिक रूप से, ये भी एक डेमोक्रेसी की शुरुआत है, हमने डेमोक्रेटिक रूप से सब लोगों को सुना है और सब लोगों के विचार मंथन के बाद एक कार्य योजना बनाई उसमें, और उनको अपने जो कोऑर्डिनेटर थे इसके शाम को उनके साथ डिस्कस किया। उसमें काफ़ी विचार तो डिस्कस किए जा चुके हैं, लेकिन जो विचार डिस्कस नहीं किए हुए हैं उनको न रिपीट करते हुए उनको मैं आपके समक्ष रखूँगा। साथियों, जैसा इसका विषय है कि लोकतांत्रिक और संस्थागत नेतृत्व से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, तो इसमें बेसिकली 3 शब्द मेन हैं और उन 3 शब्दों के तहत विषयों के तहत ही पूरा सब्जेक्ट केंद्रित रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम लोकतांत्रिक सिस्टम की बात करते हैं, तो कल भी कुछ साथियों ने ओलिगोआर्की की बात की थी या डिक्टेटरशिप की बात की थी, तो हमने एक लोकतांत्रिक पद्धति हमने विकसित की है संगठन में जो सब लोगों को लेकर साथ में चलती है और एक जनता की आवाज़ होती है। जैसे डेफिनेशन भी अब्राहम लिंकन की है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो हम ये चाहते हैं इसमें कि जो देश की जनता है, जो हमारा समाज है, हम उसकी आवाज़ को लेके एक अपनी सिस्टम डेवलप करें और बामसेफ ने उसको सफलतापूर्वक पिछले 51 वर्षों में किया है। उसी का ये परिणाम है कि आपके सामने एक मजबूत संगठन अपनी जिम्मेदारियों को निभाते आगे बढ़ रहा है। दूसरा इसमें जो सब्जेक्ट है, दूसरा इसका जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो है इसकी आपकी संस्थागत नेतृत्व। ये संस्थागत नेतृत्व में जो है या लीडरशिप है, लीडरशिप भी हम देखते हैं कि कई प्रकार की लीडरशिप लोगों ने डिस्कस की हैं, जैसे सुप्रीमोवाद है या डिक्टेटरशिप है या हम कहें इंस्टीट्यूशनल जो संगठन है। इंस्टीट्यूशनल संगठन एक ब्रॉड माइंडेड संगठन है, ब्रॉड बेस्ड संगठन है, जिसमें समाज के सभी लोगों को उनकी उपयोगिता के आधार पर हम जिम्मेदारी देते हैं। और चूंकि सामाजिक संगठन है तो इसमें एक नैतिकता के आधार पर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका कंपल्सन नहीं होता, लोग अपनी वो जिम्मेदारी समझ के अपने टाइम और रिसोर्सेज को देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्थागत नेतृत्व एक ब्रॉड ब्रांड नेतृत्व है जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। मैं देखता हूँ इसमें कि जो उत्तराखंड की टीम ने कल हमें जिम्मेदारी दी है, मैं उनका शुक्रगुजार भी करता हूं कि उनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया है। वो ये है कि हम जब इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशन समाज में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाता है और एक कार्यकर्ता इसके एक इम्पोर्टेंट कड़ी हैं, और उस कार्यकर्ता के लिए हम लोगों ने उनका सुझाव ये है कि आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही समाज में या तो स्थापित होते हैं या प्रतिस्थापित होते हैं, मतलब या तो आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो कार्यकर्ताओं के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उनका ऐसा सुझाव था। तो और उनका ये भी सुझाव था कि मैं संगठन से गुजारिश करूं कि इसमें चर्चा हो इस पे और कार्यकर्ताओं के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, जिसमें कार्यकर्ता क्या समाज में कहेंगे, किस प्रकार व्यवहार करेंगे। और काफ़ी लोगों ने तो इस पर पहले विचार किया भी है कि भाई कार्यकर्ताओं को कैसे विचार करना समाज में जाके, लेकिन जहाँ तक मेरी बात, हम लोग की बात है कि उसको अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता हमारे संगठन की गतिविधियों के अनुरूप या प्रतिकूल जाके व्यवहार कर रहा है, प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, तो हमें उसको करेक्टिव मेजर उसमें लेने होंगे। और कार्यकर्ताओं की जो कुशलता है उसी पर संगठन निर्भर करता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही हमारा समाज के साथ एक इंटरफेस है और वही हमें निर्भर करता है कि समाज से रिसोर्सेज किस प्रकार निकलेंगे। तो इस प्रकार मैं देखता हूं कि जैसे बुद्धा ने भी अपने जो भिक्षु संघ था उसमें उनके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया हुआ था कि वो किस प्रकार से समाज के साथ इंटरेक्शन करेंगे, किस प्रकार से भिक्षा ग्रहण करेंगे और किस प्रकार से वापस आकर वो उनको ब्रीफिंग करेंगे। तो मैं ये देखता हूं कि हम यदि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो अब एक संस्थागत और लोकतांत्रिक नेतृत्व को आधार बनाते हुए समाज में अपने जो कैडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स पर विशेष ध्यान देंगे और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हमको निभानी होगी। और मुझे उम्मीद है और मैं विश्वास करता हूं कि संगठन इस बारे में अवश्य ध्यान देगा। जैसे पूर्व में अध्यक्ष जी ने बताया है कि हम 3 संगठन और खोलने जा रहे हैं जो हमारे कैडर्स की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देंगे। अगर हम ट्रेनिंग अच्छे कैडर्स निर्माण कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे लक्ष्य हैं, मतलब व्यवस्था परिवर्तन का जो लक्ष्य निर्धारित है हमारा, उसको उचित समय में प्राप्त कर पाएंगे। मेरे पास स्लिप आ चुकी है, आप सब लोगों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। आने वाले ग्रुप लीडर समय के जो ख्याल रखेंगे। अब अगला ग्रुप लीडर वेस्ट बंगाल से मूल निवासी सुरेंद्र बौद्ध आवेंगे, अपनी बात को रखेंगे। मंगलचंद हासदा, पब्लिक
डिस्कशन के स्टॉल पर आइए। नेक्स्ट रूम मूल्यवासी। मैं तमाम महापुरुषों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हमारे सभी बुद्धिजीवियों सबों का जय भीम, जय मूल निवासी। भारत के कोने कोने से आए हुए मेरा बहुजन मूल निवासी सिपाहियों सबों का जय भीम, जय मूल निवासी। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, मेरा नाम सुरेंद्र बौद्ध है। दुख के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने झारखंड में रहता हूँ और बंगाल का भैया करके बंगाल में भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करके, और मेरे साथ में कम से कम 29 लोगों का टिकट थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने टिकट को कैंसिल कर दिया। जो बंगाल का जिम्मेवार व्यक्ति था, उनको जो आना चाहिए था वह व्यक्ति लोग नहीं आए। हमने कुछ नए नए चेहरे को लेकर के आए हैं और रात में जो हमारी उनके साथ में समूह जो बैठक हुई, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है जो उन लोगों ने, मेरे टीम के लोगों ने ये स्टेज तक हमें भेजने के काम किया, उसको मैं धन्यवाद देता हूं मन से। मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि बंगाल की कमजोरियां जो है, बंगाल में आज से नहीं, वही बात तो जो हम लोगों ने जो बैठकर डिस्कशन किए, वह पहला मुद्दा आया कि हमारे बंगाल में कमेटियां जो ठीक से नहीं बन रही है और यह कमेटियां बनाने के लिए एक भाषा के बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम लोग का जो भाषा है, वहाँ के बंगाली लोग हमारी भाषा को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। जब तक वहाँ के बंगाली लोग जब तक यहाँ मिशन से नहीं जोड़ते हैं, तब तक जो है वाम सेव का विस्तार नहीं होगा। वहाँ हमारे बहुत सारे यहाँ से केंद्रीय नेता लोग वहाँ जाकर के समय दिए, लेकिन आज तक वहाँ का जो है सो विस्तार ठीक से नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक हमने समझा और जो हम लोग का ग्रुप से जो सूचना मिली कि वहाँ अगर गांव-गांव में जाकर के हम लोग गांव स्तर से अगर हम काम करें तो गांव में ज़्यादा शोषण हो रहा है, गांव में ज़्यादा जातिवादी हो रहा है। अगर गांव स्तर से अगर हम जिला और स्टेट आते हैं तो हमारी कमेटी सही सलामत से जरूर बनेगी। और बंगाल में जो भी जिनको जिम्मेवारी या जिला में दी जाए, वह व्यक्तियों का जो सेंट्रल कमेटी बीच बीच में उसका देखा जाए कि ये कहाँ तक इनका जो है कार्यपालिका आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। जिम्मेवार तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। नतीजा ये होता है कि जब यहाँ पर हम लोग आने का समय होती है तो हम लोग कुछ ही लोग यहाँ पर आते हैं और बाकी लोग जो है सो नहीं आ पाते हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगा केंद्रीय कमेटी से कि बंगाल पर ज़्यादा करके ध्यान दिया जाए। और बंगाल में ज़्यादा महिलाओं का भी शोषण हो रहा है, महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी हम लोग का मूल निवासी समाज का, वाम सेव का समाज का, इसके बारे में उनको बताना पड़ेगा और उनको जो है सो हम लोग बंगालियों का जो है सो सामने लाना पड़ेगा। यही कह के अपने बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले ग्रुप लीडर के रूप में गुजरात से मूल निवासी हार्दिक कपाड़िया आवेंगे, अपनी बात को रखेंगे लेकिन समय को ख्याल रखेंगे और जो समूह में आई हुई बातों के हिसाब से अपनी बात को रखेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी। ज़्यादातर बातचीत तो हो गई है, लेकिन मैं गुजरात में कई सारे लोग आए नहीं थे, जो लोग थे नए नए थे और कुछ लोग थे पुराने, उन्होंने अच्छी जानकारी दी थोड़ी, तो मैं साझा करता हूँ। पहले हमारे परिवार से ही शुरू करना पड़ेगा। लोकशाही जैसे हम घर में ही अपने महिला पुरुष में भेदभाव रखते हैं, वो परिवार से शुरू करना पड़ेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था को। फिर हम फिल्में जाएंगे तब उसको दिखना पड़ेगा। फिल्में जाएंगे जैसे अपने घर में ही सब रखते हैं, दोहरा चरित्र उसमें नहीं चलेगा। फिर संगठन की बात है तो संगठन आगे बढ़ाने के लिए संस्थागत नेतृत्व जरूरी है। उसमें व्यक्ति विशेष वो व्यक्ति को लेकर जो एक आगे बढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति हम लीडरशिप लेते हैं तो उसमें कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति को देख के उसमें संख्या भी बढ़ सकती है।
लेकिन उतना जल्दी वो उसे टूट भी सकता है। तो संस्थागत नेतृत्व होगा उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे और उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। जय भीम, जय मुनिवास। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले ग्रुप लीडर मध्य प्रदेश मूल निवासी श्रवण कुमार बौद्ध आवेंगे, अपनी बात को रखेंगे, लेकिन समय का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद सर। मैं अपने मूल निवासी बहुजन समाज के समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए मंच और सामने बैठे सभी विद्वान डेलीगेट साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। जो ग्रुप डिस्कशन में बिंदु उठे वो लगभग कवर हो चुके हैं। कुछ जो इतर हैं, तो एक तो है कि हम जो संगठन के लोग हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए नहीं बल्कि संगठन के अंदर डेमोक्रेसी जो वैल्यूज हैं उनको विकसित करने के लिए लगाया गया है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ और इसी पर चर्चा भी हुई है। तो जो एक बिंदु आया कि जो हमारा माइंड सेट है तो अभी जाति के सापेक्ष बना हुआ है, उसको बदलने की बात आई कि हमें संविधान की भावना उसके स्पिरिट के अनुसार अपने माइंड सेट को बदलना पड़ेगा। फिर एक बिंदु ये है कि जिस समाज में हम काम करना चाहते हैं वह समाज जो है तो अलोकतांत्रिक और असंस्थायीकरण का अभ्यस्त है, माने उसी को जीता है। तो उसमें हम लोकतांत्रिक और संस्थायीकरण की प्रणाली को विकसित करना है अगर, तो बड़ा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन वामसेप संगठन ने तो यही सिखाया और वो समाज को दिखा भी रहा है कि हम चुनौतियों को चुनौतियां देने वाले लोग हैं, तो हम चुनौतियों को झेलेंगे। और इस संदर्भ में कठिन काम तो है, लेकिन मैं जयशंकर प्रसाद की पंक्ति को यहाँ उद्धृत करना समीचीन समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि वह पथ क्या, वह पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या, वह पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो ग्रुप जो हमारा ग्रुप था उसमें लगभग 60 लोग शामिल हुए थे। बाकी विषय जो है बिंदु कवर हो चुके हैं, तो मैं उस पर वो नहीं करना चाहूँगा। तो मूल रूप से यही चीज़ें सामने आई कि हमारी जो संगठन है, तो संगठन में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये आई कि जो उसके कार्यकर्ता हैं तो उनमें दो चीज़ों का अभाव है, एक तो अनुशासन का और दूसरी चीज़ ईमानदारी का। जो केंद्रीय नेतृत्व प्रोग्राम डिजाइन करके देता है तो उसको हम ईमानदारी से फील्ड में इम्प्लीमेंट नहीं करते, इस वजह से हमारे सामने ये समस्या है। तो ये दो बिंदु हैं। और अनुशासन, वही अनुशासन यही है कि हम केंद्रीय नेतृत्व अगर देता है जो डिजाइन करके, उसको पालन करना ही हमारा अनुशासन है। अगर हम नहीं करते तो हम निश्चित रूप से अनुशासनहीन हैं, ऐसा ग्रुप का मानना है, बहुत से लोगों का। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवास। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले ग्रुप लीडर झारखंड से मूल निवासी नवीन कुमार यादव आवेंगे, अपनी बात को रखेंगे, समय का ख्याल रखेंगे। हॉल में उपस्थित हमारे सभी मूल निवासी साथियों, माताओं एवं बहनों, हमारे अतिथिगण, डायस पे बैठे हुए सम्मानित मंच,
और हमारे सारे महापुरुषों के विचारों को याद करते हुए और उस पर आगे बढ़ने का प्रण लेते हुए मैं अपनी बात यहाँ सबके बीच रखना चाहता हूँ। जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी के साथ। बहुत सारी बातें आ गई है, लेकिन उसमें से मुख्य बिंदु जो हमारे लगभग 62 लोगों ने ग्रुप में अपनी अपनी बातें रखी, उसका निचोड़ जो आया उसमें 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक नैतिकता, जिसके साथ कथनी और करनी वाला बात भी है, उसमें थोड़ा सा बोलेंगे बाद में। दूसरा चीज़ है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निजात पाने का तरीका। लेकिन उसमें भी यही बात आया है कि जब हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निजात पाने की बात करते हैं तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था खुद अपने घर से और खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये बात पहले भी आई है। और नैतिकता सिर्फ इस बात का नहीं होगा कि हम उस विचारों को कितना अपना रहे हैं, नैतिकता इस बात का भी होगा कि जिस दिन हम वामसेफ ज्वाइन करते हैं या पहली बार हमको बताया जाता है तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि अपने तन, मन और धन का 5% लगाना है। तो अगर हम लगा रहे हैं तो हम नैतिक हैं, और अगर नहीं लगा रहे हैं तो हम नैतिक नहीं है। ये भी नैतिकता का एक पैमाना है जो हमारे दोस्तों से मालूम। अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था को काउंटर करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, जिसमें कि पहले अपने घर से शुरुआत करना है। और हमारे कुछ महिला साथियों ने तो कॉमन चीज़ लिखा और बहुत ही सटीक, की महिला की तरफ से आवाज़ आया तो ये बहुत काबिल तारीफ है कि उन सभी महिलाओं में से अधिकतर ने यही कहा है कि हमको मान सम्मान, मतदान और दान देना बंद करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि जहां मान सम्मान, मतदान और दान देना बंद करें और वही महिला की तरफ से पहल होगी तो हमारे जो संसाधन उधर जा रहे हैं वो संसाधन इधर सामाजिक कार्य की तरफ आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके डिटेल में अभी हम नहीं जाना चाह रहे क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं ने बोला है। दूसरा चीज़ जो नैतिकता है, तो इस पर हमारे कुछ साथियों ने सवाल उठाया कि नैतिकता सिर्फ अंतिम व्यक्ति से क्यों पूछा जाता है, नैतिकता टॉप पे रहने वाले लोगों से भी पूछा जाएगा। हमारे संगठन में दो तरफा बातें होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे संगठन में जो जिला कमेटी के लोग हैं या स्टेट कमेटी के लोग हैं वो अपना नैतिक चरित्र दिखाएं और उनको सिर्फ जवाबदेह होना पड़े। जवाबदेह सबको होना चाहिए। ऐसी भी बातें हमारे एक बहुत वरिष्ठ साथी ने जोर शोर से इस बातों को रखने के लिए हमसे कहा है। तीसरा चीज़ है व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद में हम लोग बताते हैं कि व्यक्तिवादी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। तो नहीं जुड़ना चाहिए तो उसमें भी बात आई है कि क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, क्यों संस्थानिक से जुड़ना चाहिए। और अगर संस्थानिक से हम जुड़ रहे हैं तो हम ये सोच समझ के जुड़ रहे हैं कि संस्थानिक में, तो अगर उस संस्थानिक संस्था के अंदर संस्थानिक कैरेक्टर नहीं डेवलप हो रहा है, वहाँ उस कैरेक्टर पे लोग नहीं काम कर रहे हैं, तो हमको दोनों तरफ से जवाबदेह होना चाहिए। ये एक वरिष्ठ साथी ने कहा है। तो फिर इसमें काउंटर कैसे करना है, कैसे हम समाज में ठीक है, हमारे संगठन में सब कुछ ठीक है, हम लोग व्यक्तिवाद से ग्रसित नहीं है, संस्थानिक रूप से चल रहे हैं, न सिर्फ कहने के लिए बल्कि करने के लिए भी। तो ये दिखना चाहिए हर लेवल पे हमारा, टॉप से लेकर नीचे तक। तो इसमें एक सुझाव आया एक साथी से भी और एक हमारा भी, और हमने पहले भी जब जिला में या राज्य में प्रोग्राम किया है तो उसमें हम इस बातों को बराबर उठाते हैं कि हमको लोगों से संवाद करना है तो उनकी भाषा में संवाद करना है, उनको जिस बात से ज़्यादा वो ध्यान से सुन सके ऐसी भाषा में बात करना है, ऐसी कहानी के माध्यम से, ऐसे छोटे छोटे कविता के माध्यम से। तो इसमें एक हमने जो मेरा अपना अनुभव है कि एक बैग पाइपर की कहानी बहुत सारे लोगों ने, हम लोग शायद इंटर या मैट्रिक में इंग्लिश में पढ़े थे। बैग पाइपर की कहानी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत नहीं सुना होगा, लेकिन बस 1 मिनट का है, शॉर्ट में बोल दे रहे हैं कि रोम में एक राजा हुआ करते थे बहुत पहले, और वहाँ पे चूहों का बहुत ज़्यादा आतंक था। तो उन्होंने घोषणा की कि जो इस चूहों के आतंक से मुक्ति दिला देगा हम उनको भरपूर इनाम देंगे, राज्य देंगे, जो भी उस समय की कहानी थी। तो उसमें वो बैग पाइपर, बहुत सारे लोग आए, असफल हो गए। बैग पाइपर आता है, बैग पाइपर क्या करता है, एक ऐसी मीठी धुन बजाते हैं कि सारे चूहे सम्मोहित हो जाते हैं, और वो उसके पीछे पीछे धुन बजाता है। बैग पाइपर सेना में जो बैंड होता है, जो ऐसे दबाते हैं घोड़ा की तरह सेब वाला होता है उस तरह, और वो बजाते हैं, सारे चूहे सम्मोहित हो जाते हैं, और लास्ट में जाके वो नदी में कूद जाता है, सारे चूहे कूद जाते हैं, और वहीं पे सारे समाज का पतन हो जाता है। तो हमने देखा भी है यूपी में कि हमारे समाज का पतन कैसे किया गया हमारे नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के द्वारा। तो हमको उस बैग पाइपर तरह का जो व्यक्तिवाद है, जो व्यक्ति चलाते हैं, और सारे के सारे व्यक्तिवादी संगठन और व्यक्तिवादी नेता एकदम बैग पाइपर की तरह काम करते हैं, तो हमको लोगों को बताना हुआ कि अभी भले तुमको ये मीठा दिख रहा है, उसके लच्छेदार बातें अच्छी लग रही है,
चाहे झारखंड में किसी को खड़ा किया गया हो, बिहार में किसी को खड़ा किया गया हो, पिछले कुछ वर्षों में अभी एक और किशोर जी कोई घूम रहे हैं, उनको खड़ा किया गया हो, तो हमको इनके लच्छेदार बातों में लगेगा तो बहुत कुछ, लेकिन हमारा हश्र वही होगा बैग पाइपर के तरह, जैसे चूहे को वहां पे खत्म कर दिया गया, हमको भी वो बैग पाइपर वाले जो नेता है दिखते हमारे समाज के चेहरे हैं, लेकिन हमको उसी तरह इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके फेंक देंगे हमको, और हम फिर वहीं से एक नए व्यक्तिवादी नेतृत्व की तलाश करेंगे। हर बार मृत तृष्णा में जिएंगे, हर बार हम ठगे जाएंगे। तो ये हमको बताना है कि हीरोइज्म को स्थापित भारत में किया गया, न सिर्फ फिल्म के माध्यम से बल्कि नाटक के माध्यम से, हमारे साहित्य के माध्यम से हीरोइज्म को, हमारे जो धर्मग्रंथ तथाकथित धर्मग्रंथों को हम लोग पढ़ते हैं उसके माध्यम से हीरोइज्म दिया गया है। फिल्म में भी दिखाया गया कि बहुत सारे लोग हैं, जुल्म हो रहा है, सब मुंह देख रहे हैं, अचानक से एक हीरो कूदा, मारा और सारा समस्या का समाधान। तो हमारे लोग उसको दिन रात देखते देखते पढ़ते पढ़ते उस हीरोइज्म से ग्रस्त हो गए हैं। तो अगर हीरो समय पे नहीं आया, आप क्या करोगे? क्या हीरो हर जगह जा सकता है? क्या हीरो 24 घंटे आपके साथ रह सकता है? तो इन सब तरीकों से जब हम छोटी छोटी कहानियों के मार्फत से अपने लोगों को सुनाएंगे, बताएंगे, जागरूक करेंगे, तो हमारा जो ये व्यक्तिवाद वाला जो सिस्टम में लोग फंसे हैं, और ऐसा हमने प्रयोग भी किया है वैशाली में, बिहार में वैशाली में फ़ोन पे टेलीफोनिक में करके, जो बहुत सारे हम 120 हमारे जो लोग थे मूल निवासी, युवा वर्ग खासकर, यूनिवर्सिटी से निकले हुए, कॉलेज से निकले हुए, वो लोग जो भी हमारे नाम पे आर्मी वगैरह चला रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए थे, उनका गुणगान करते थे। लेकिन जब मैंने संस्थानिक उद्देश्य को बताया, उस संस्था को बताया, आज वो सारे जुड़े हुए हैं। वो जो हमारे विचारधारा से जो प्रेरित जो पार्टी है उसके अधिवेशनों में जाते हैं, उससे जुड़े हैं। तो ये हमको बताना पड़ेगा। तीसरा एक चीज़ है जो संगठन के अंदर की बात है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमने खुद भी इसका अनुभव किया है कि जिला कमेटी होता है, ठीक है, सेंट्रल कमेटी है, सेंट्रल में सारे प्लान बनते हैं, नीचे से बहुत सारी बातें जाती है, कितना उस पर अमल होता है ये नहीं मालूम। लेकिन जो जिला कमेटी है, वो जिला कमेटी को मजबूत कड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमको समझना होगा। जिला कमेटी जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, जिला कमेटी एक ऐसा कमेटी है जहां से ऊपर का भी सारा चीज हम कर सकते हैं, और नीचे जो प्रखंड और बूथ लेवल तक की बात करते हैं वो भी हमारा होने वाला है। तो जिला कमेटी को सशक्त करना है तो हमको उसमें जिला कमेटी में प्राइमरी स्तर पर वैसे लोगों को भरना पड़ेगा जिनको पहले ही दिन से बता दिया जाए, कैडर क्लास के माध्यम से या पर्सनल कांटेक्ट के माध्यम से, कि इस आंदोलन में, ये संस्थानिक आंदोलन में अगर हमको रहना है और लक्ष्य हमारा लक्ष्य की बात बहुत सारे लोगों ने की, लक्ष्य हमारा ऑलरेडी निर्धारित है कि हमको इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना है, समता, समानता और बंधुता वाली लाना है। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे, इसके लिए उस जिला कमेटी को और मजबूत करना पड़ेगा और उस पर फोकस करना पड़ेगा, न सिर्फ हमारे गाइडलाइंस के द्वारा, संसाधन के द्वारा भी। हम जब फील्ड में जाते हैं कलेक्शन करने के लिए, तो एक बार मक्कम के लिए कलेक्शन करो, एक बार बामसेप, एक मिनट बामसेप के लिए कलेक्शन करो, फिर हमारे से संगठन से और जुड़े हैं उसके लिए कलेक्शन करो। तो एक ऐसा व्यवस्था हमको करना चाहिए, नीचे से आवाज़ आ रही है कि हम जो फंड कलेक्शन नेशनल लेवल पर करते हैं बामसेप के लिए, उसमें एक राशि जिला के लिए भी निर्धारित हो, कितने % जिला को चाहिए, इतना हमारा सेंट्रल को जाएगा, जिसमें अधिकतर लोगों ने कहा 60% पैसा सेंट्रल को जाना चाहिए और 40% पैसे जिले के पास रहने चाहिए। इसी तरह स्टेट कन्वेंशन में होना चाहिए। इससे जिला में आर्थिक पैसे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा तो हम जिला में मेहनत करके कलेक्ट करते हैं, सब भेज देते हैं, लेकिन जब हमको फील्ड में जाना होता है तो पैसे की तंगी पड़ती है और इसके वजह से हमारा मूवमेंट भी रुकता है, बहुत सारे लोग भी हमारे से निकल जाते हैं पैसे की वजह से। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ज़्यादा बहुत सारी चीज़ डिस्कशन हो गया, नहीं कहना चाहेंगे, बहुत सारे साथियों ने सेम चीज़ रिपीट किया है। इसी के साथ जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। अब इस विषय के अध्यक्षता मूल निवासी मनोज कुमार, राष्ट्रीय संगठन सचिव बामसेप, नई दिल्ली, आप अपनी बात को रखेंगे। बहुजन महापुरुषों के चरणों में नमन। साथ ही ये जो डेलीगेट सेशन पार्ट 2 प्रस्तुतिकरण, इसमें कुल 17 राज्यों के लीडर्स ने अपनी बात रखी और 11 बजे तक का समय हमें निर्धारित था। 11 बजकर हम थोड़े से आगे हैं। बहुत हद तक हमने अपने अंदर अनुशासन की जो
व्यवहार है उसको हम उतारने में सफल हो रहे हैं और इसका परिणाम समाज में, राजनीतिक क्षेत्रों में भी हम देख रहे हैं। जो सब्जेक्ट है, अगर आप उसको पुराने प्रतिनिधि सत्रों के विषयों से तुलना करेंगे तो जो ज्ञान का जो स्तर है, लेवल डिस्कशन का जो स्तर है, वो अपग्रेड होता जा रहा है। पहले के विषयों में और आज जिस विषय पर हमने कल रात में डिस्कशन किया और अभी हमारे प्रतिनिधि साथियों ने अपनी बात रखी, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि विषय थोड़ा कठिन है। इसका मतलब यह है कि हम धीरे धीरे अपने ज्ञान के स्तर में उपलब्धि हासिल कर रहे हैं और अब जो विषय हमने आपके सामने रखा है, इसमें जो अंतिम जो शब्द है, मतलब इस विषय पर अगर हमने बढ़िया से डिस्कशन करके निचोड़ और सार निकाला और इसको सोसाइटी में हम आने वाले कार्यक्रमों में हम अब इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो हमने जो लक्ष्य रखा है, हमारे पुरखों ने जो लक्ष्य रखा है, वो हम हासिल कर लेंगे। मतलब लक्ष्य के नीचे वाले स्टेप पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए आप सभी साथी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो विषय है उसको मैं यहां से शुरू करता हूं। कम शब्दों में हम बात रखेंगे क्योंकि इसके बाद हमारा दूसरा सेशन इसी को कंटिन्यू करते हुए चलना है। संत रैदास कहते हैं, ऐसा चाहूं राज मैं, मिले सबन को अन्न। वो सिस्टम डेवलप हो जिसमें सबको अन्न मिले। अन्न से, राइट से उसमें बहुत सारे जुड़े हुए। छोट बड़ सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। मतलब ऐसा प्रणाली हो, ऐसा सिस्टम हो, ऐसा तंत्र हो देश में, सभी को रिस्पेक्ट मिले, सभी में समानता आए और सभी को अन्न। दूसरा, जननायक बिरसा मुंडा कहते हैं, अबुआ दिसुम अबुआ राज। संत रैदास राज की बात करते और फिर बिरसा मुंडा कहते अबुआ दिसुम अबुआ राज। राज महामानव गौतम बुद्ध उस राज्य प्रणाली में कैसी नीतियां, कैसी प्रणाली, कैसी सिस्टम, उस पर कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हित में पॉलिसी बने, बहुजनों का सुख हो, ऐसी प्रणाली, ऐसी सिस्टम हमारे महापुरखे हमको बताते हैं। बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में कहते हैं, अंतिम भाषण है, ऐसा नहीं है कि भारत को लोकतंत्र का ज्ञान नहीं था। हम डिस्कस में लाए हैं डेमोक्रेसी, तो क्या पहली बार डेमोक्रेसी पर भारत में हम चर्चा कर रहे हैं अभी संविधान लागू होने के बाद? बाबा साहब कहते हैं ऐसा नहीं था कि भारत को लोकतंत्र का ज्ञान नहीं था। और आगे उसी लाइन में जोड़ते हैं, गणतंत्रों की भरमार थी। इसके और थोड़े पुराने अगर हम इतिहास में देखें तो हम जिक्र करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इन सभी महापुरुषों के बातों में क्या है? आदमी गौण है और संगठन सभ्यता सबसे ऊपर है।
भारत में दुश्मनों ने, ब्राह्मणवादी ताकतों ने और जाने अनजाने हमारे लोग भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पीड़ित होकर व्यक्तियों को अपना लीडर मानते और फिर वही व्यक्ति जब बिक जाता, उनके व्यवहार में ढल जाता, तो हमारे लिए फिर उसको आरोप लगाते हैं। इसका तो हमारे महापुरुषों के आंदोलन में, भारत के इतिहास में, पूरे दुनिया को ज्ञान सिखाने वाली इस धरती ने कभी भी व्यक्ति को संघ से ऊपर, संगठन से ऊपर नहीं बनाया। एक दो और उदाहरण, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महामानव बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ, और हम बाबा साहब के गुरु, उनकी ज्ञान की जो लेवल है वो हम समझ सकते हैं। महामानव बुद्ध सभी समस्याओं का समाधान सरल शब्दों में, लेकिन उनको ये एहसास हुआ, उनको ये समझ में आया कि अगर हम समाज कल्याण में अगर हम ये बात लाना चाहते हैं तो मैं अकेला व्यक्ति भले कितना ही ज्ञानी क्यों ना हूं, मैं सक्षम नहीं हूं। तो उनको एहसास हुआ कि व्यक्ति भले ही बहुत ज्ञानी और निपुण और बहुत त्याग समर्पण वाला हो सकता है, निस्वार्थ भावना से काम करने वाला हो सकता है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वो निस्वार्थ है, त्याग है, भावना है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उससे बड़ा कोई वस्तु उसको तैयार करना होगा, और उन्होंने निर्माण किया संघ, भिक्षु संघ। इसका मतलब महामानव बुद्ध से भी ऊपर अगर हम किन्हीं को देखते हैं, उनको ध्यान में रखकर, तो वो संघ और संगठन है। फिर उसकी प्रणाली विकसित करने की एक अलग वो इतिहास है। ज्योतिबा फुले लंबे समय तक शिक्षा पर कार्य करने के बाद उनको एहसास हुआ कि संगठन बनाना कितना जरूरी है, तो उन्होंने फिर अपने आंदोलन के आधे समय के बाद उन्होंने संघ बनाया, सत्यशोधक समाज। यानी हम महापुरुषों के आंदोलन को अगर देखें तो उन्होंने अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण जिस उद्देश्य के प्रति उन्होंने काम करना जरूरी समझा, उन्होंने हमेशा संघ और संगठन का जिक्र और अपने से आगे संघ और संगठन को रखा उनके व्यवहार में, उनकी प्रणाली में। बाबा साहब अम्बेडकर अपने आंदोलन में कई ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। उस संविधान सभा में वो कार्य प्रणाली की भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि गणतंत्रों की भरमार थी और उनके पास बैठने की व्यवस्था थी, उनके पास प्रस्ताव पारित किए जाते थे, जैसे अभी हम ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर रहे हैं। जिस तरह की प्रक्रिया हमें 2003 के बाद हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हमें समझाया है, उस प्रक्रिया से जब हम गुजर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कि बुद्ध का आंदोलन क्यों सफल हुआ, तो हम उनको अपने आप को वैसे व्यवहार में ढाला हुआ पा रहे हैं। वो संकल्प लेते थे, डिसीजन लेते थे, न्यायिक निर्णय में वो शामिल होते थे, सामूहिक रूप से उनकी बैठकें होती थी। ये बाबा साहब सभी डेमोक्रेसी को, खोए हुए डेमोक्रेसी को याद दिलाते हुए हमको समझा रहे हैं। और फिर उसी भाषण में अंतिम में वो कहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता को किसी महान व्यक्ति के चरणों में न रखें या उसे ऐसे व्यक्तियों को न सौंपे जो उनके संस्थाओं को नष्ट करने में सक्षम बनाती है। कंट्रोल द लीडर्स। ऐसी शक्तियों को न सौंपे जो उनकी संस्थाओं को नष्ट करने में सक्षम बनाती है। इसका मतलब पावर जो है वो संस्था में होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। इसी को हम संस्थागत कार्य प्रणाली के रूप में अभी चर्चा में हमने इसको लाया है। थोड़ा इसको और आसान भाषा में हम थोड़ा अगर समझने का प्रयास करते हैं
तो हमने पढ़ा है मैन इज मोर्टल, आदमी जो है मरणशील है। 50 साल 60 साल मुश्किल से उसकी आयु भारत में है, जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, या प्राकृतिक रूप से भी हम समझे तो ये है। अब वो जब आंदोलन में शामिल होते हैं तो उनकी आयु 21 साल से हम 60 साल मानते, यानी 40 साल वो इस आंदोलन को दे सकते हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिस व्यवस्था को हम ध्वस्त करना चाहते हैं, वो 2000 साल से स्टैब्लिश करने की प्रक्रिया दुश्मनों ने चलाई है। इस व्यवस्था को खत्म करना, जाति व्यवस्था को समाप्त करना, जिसको स्टैब्लिश करने के लिए वो लगातार अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। उसमें अभी वो हिंदू वो सब चल रहा है, और वो 185 ईसा पूर्व से वो लगातार कर रहे हैं अपने सिस्टम को बनाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए। और हम एक आदमी के पास 40 साल का टाइम है, 40 इयर्स का, तो उसको अपने संस्था में किन बातों का ज्यादा जिक्र और कैसे सिस्टम में ढलना चाहिए। उसमें जो सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम शामिल होते हैं, जो कहा झारखंड के प्रतिनिधि ने कि जब हम शामिल होते हैं तो हम किससे प्रभावित हुए कि हमको इस देश की व्यवस्था को बदलना है, ध्यान देने की जरूरत है। इसको आंदोलन में व्यवहार ये बहुत जरूरी है, क्या मुद्दों पर डिस्कस करें, क्योंकि जो पॉइंट्स आए उसमें ये आए डिस्कशन से डिसीजन, डिसीजन से फॉलो, ये स्टार्टिंग में ही आया। आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना के साथी ने जो कहा डिस्कशन, डिसीजन और उसका इंप्लीमेंटेशन फॉलो, क्या डिस्कस करें। तो जब व्यक्ति इसमें शामिल हुआ तो ये सोच के आया कि हम इस व्यवस्था को बदलेंगे। क्या बदलेंगे? आप लोग भी एक बार कहिए, क्या बदलेंगे? व्यवस्था को बदलेंगे, ऐसा सोच के हम इसमें शामिल हुए। अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए। एक राज्य में अगर एसीसी है, राज्य कार्यकारिणी है, तो उसमें अलग अलग स्टेट के लोग आए। केंद्र में अलग अलग राज्यों के लोग आए, अलग अलग व्यवस्था से लोग आए, अलग अलग जीवन प्रणाली से गुजरते हुए आए हो। 21 साल 22 साल 25 साल तक वो उस ब्राह्मणी व्यवस्था से पीड़ित रहे और इधर आए। बड़ा ऑब्जेक्टिव उन्हें दिखा व्यवस्था बदलना है। अब जब हम काम शुरू कर रहे हैं तो व्यवहार अलग अलग हो सकता है, क्यों? अलग अलग व्यवस्था से लोग आए हैं, लेकिन हमने जो बड़ा ऑब्जेक्टिव तय किया है वो है व्यवस्था परिवर्तन। और डिस्कशन के दौरान हम अपने कार्यकर्ताओं में बदलाव की प्रक्रिया में घुस जाते हैं। बदलना क्या है? व्यवस्था। बैठकों में किसकी चर्चा होनी है? व्यवस्था के बदलने के बारे में चर्चा होनी है। चर्चा का दिशा बदल सकता है या बदलता है कब? जब हम व्यक्ति के बदलाव, व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव की चर्चा में जब शामिल होते हैं। इसलिए हमको जिस उद्देश्य के लिए हम यहां शामिल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं सभी लेवल पर, एक बार आप उसको छोड़ के देखिए। एक बार आप सोचिए कि जिस चर्चा में हम शामिल हो रहे हैं उसमें व्यक्ति की चर्चा को छोड़ के देखिए, और जो समाज में हमको ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने के लिए, आर्थिक संसाधन को प्राप्त करने के लिए, ब्राह्मणवादी ताकतों को समाप्त करने के लिए जिन चर्चाओं को शामिल करना है, उसके जो निर्णय बनाने हैं, उसको जो फॉलो करना है, बहुत तेजी से आप बढ़ेंगे। और ये थोड़ी बहुत दूसरे चर्चाओं को करते हुए भी अगर हम आज काम कर रहे हैं तो कई उपलब्धियां हमारे सामने अभी आ गई है। हमारा एजेंडा दुश्मन ले रहा है। दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, बैकवर्ड जो भी नाम से है, उनमें अलग अलग घटनाएं घट रही है। उसके कार्यकर्ता व्यथित दुखित नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने कई अपने व्यवहारों में बदलाव के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रगति दिया है
उसके अब परिणाम हमको हासिल हो रहे हैं। इसलिए उन चर्चाओं को हमको ऑर्गेनाइजेशन की बैठकों में, निर्णयों में बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमें और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। हम जब बात करते हैं तो ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मणी सिस्टम, तो हम समूह के खिलाफ में खड़ा होते हैं, तो हमको वो सामूहिक आइडेंटिटी भी, जो मूल निवासी आइडेंटिटी है, इसको भी बड़े पैमाने पर हमको स्टैब्लिश करना है। और जो लोग जाति के नाम पर, कुछ नहीं हो रहा है, हजारों ऑर्गेनाइजेशन है, लाखों, प्रभाव सिर्फ हमारा है। जिस एजेंडा को हमने स्टैब्लिश किया वो पॉलिटिकल एजेंडा बन जा रहा है, दुश्मन उसको, तो हम जो चला रहे हैं उसी का प्रभाव समाज में है। इसको आपको हमेशा अवलोकन करते हुए, व्यक्ति को गौण करते हुए, लोकतांत्रिक और संस्थागत जो प्रणाली है उसको आप डेवलप करेंगे। और भारत का संविधान सभा ने बनाया है, इसको आप अधिक से अधिक चर्चा में लाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, ऐसी चर्चा को थोड़ा कम करेंगे। और जो वास्तविकता है, संविधान सभा में सैकड़ों लोग मौजूद हैं, उनकी हस्ताक्षर है, उससे बना है भारत का संविधान, हर व्यक्ति का है भारत का संविधान। भारत का संविधान की इस भावना को आप लेकर जाएंगे और जो विषय है उसके आधार पर हम आगे, और ट्रेनिंग वगैरह भी, जो बहुत सारी बातें नोट हुई है, मैंने सबको नोट किया है। हम उसके ऊपर बढ़िया सिलेबस भी बनाएंगे इस सब्जेक्ट में, और ये जो संस्थागत जो प्रणाली है उसको विकसित करने में आप और हम मिलकर एक जो टारगेट हमने हासिल किया, हमारे पुरखों ने ब्राह्मणी व्यवस्था को, ऊंच नीच गैर बराबरी भावना की व्यवस्था को ध्वस्त करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय आधारित व्यवस्था को इस भारत में स्थापित करेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। प्रतिनिधि सत्र 1 का प्रस्तुतिकरण का समापन किया जाता है और द्वितीय सत्र भी कंटिन्यूड होगा, जिसका विषय है भारत में असंगठित और संविदा मजदूरों का अवानवाही शोषण, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं सभ्य कार्य एजेंडा का उल्लंघन।